एपिसोड 1। ये कहानी है अर्थ के जुनून की। मुंबई इंटरनेशनल स्कूल। स्कूल के कैंटीन में इस वक्त 10 साल का लड़का, एक 8 साल का लड़का, एक 7 साल की लड़की और एक 6 साल की लड़की चारों बैठकर लंच कर रहे थे। तभी वहां पर किसी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, अक्षत। इस आवाज को सुनकर टेबल पर बैठा हुआ 10 साल का लड़का, जिसका नाम अक्षत सिंघानिया था, उसने पलट कर देखा तो कैंटीन के दरवाजे पर इस वक्त एक उसी की उम्र का लड़का, जो दिखने में काफी हद तक उसी की तरह दिख रहा था, गुस्से से खड़ा था। उसकी शर्ट पर सिलवटें पड़ी हुई थी और उसकी आंखें गुस्से से लाल नजर आ रही थी। दरवाजे पर खड़े लड़के को देखकर अक्षत के होठों के कोने टेढ़े हो गए। तभी वह लड़का गुस्से से दंदनाता हुआ कैंटीन के अंदर आया। कैंटीन के अंदर मौजूद सभी लोगों का ध्यान जैसे ही उस लड़के की तरफ गया, सबके चेहरे पर डर नजर आने लगा। कैंटीन में बैठे बाकी तीनों बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबसे छोटी लड़की ने डरते हुए कहा, भाई इतने गुस्से में क्यों है? उस छोटी सी बच्ची के सवाल पर उसके बगल में बैठी उस 1 साल बड़ी बच्ची ने कहा, पता नहीं अनु। उसने इतना कहा ही था कि तब तक अर्थ उनके पास पहुंच चुका था। उसने गुस्से से अक्षत के पास आकर दांत पीसते हुए कहा, मेरे लैपटॉप की फाइल किसने डिलीट की थी? अर्थ के सवाल पर अक्षत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो अर्थ? मैं ऐसा क्यों करूंगा? अक्षत ने इतना कहा ही था कि अर्थ ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मार दिया। अक्षत जा की कुर्सी पर बैठा हुआ था। अर्थ के मुक्का मारते ही वह मुंह के बल कुर्सी से नीचे गिर गया। ये देखकर बगल में बैठे हुए 8 साल के लड़के ने घबराते हुए कहा, अर्थ भाई आप ये क्या कर रहे हैं? उस लड़के की बात है सुनकर अर्थ ने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम्हारे मुंह से एक और शब्द निकला तो तुम बोलने के लायक नहीं रहोगे। अर्थ की धमकी सुनकर वह लड़का डर गया। वह दोनों लड़कियां उस लड़के से आकर चिपक गई। पहली वाली लड़की जो 7 साल की थी, उसने घबराते हुए कहा, धैर्य भाई। अर्थ भाई क्या करने वाले हैं? दूसरी वाली लड़की ने रोते हुए कहा, भाई मुझे डर लग रहा है। आज भाई इतने गुस्से में क्यों है? अपनी दोनों बहनों को डरते हुए देखकर उस लड़के ने, जिसका नाम धैर्य गया था, उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अनु धानी तुम दोनों डरो मत, मैं हूं ना भाई, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। कहते हुए धैर्य भी डरा हुआ था, क्योंकि वह अपने अर्थ भाई का गुस्सा अच्छे से जानता था। बस उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके अर्थ भाई इस वक्त इतने गुस्से में क्यों है। अर्थ के मुक्का मारते ही अक्षत, जो मुंह बल नीचे गिर गया था, उसने गुस्से से अपना चेहरा ऊपर उठकर अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? समझते क्या हो खुद को? उसने इतना कहा ही था कि अर्थ ने उसके पास आकर एक और मुक्का उसके मुंह पर मारते हुए कहा था ना मेरे रास्ते में मत आना, पर लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। कहते हुए अर्थ ने एक और मुक्का उसके मुंह पर मार दिया। अक्षत ने भी गुस्से से अर्थ की कॉलर को पकड़कर उसे धक्का दिया और वह भी उसे मारने लगा। पूरे कैंटीन में अर्थ और अक्षत एक दूसरे को मार रहे थे। आसपास के सभी बच्चे डरे हुए थे। धैर्य, धानी और अनु दोनों को अपने पास खींचकर उन्हें शांत कर रहा था, क्योंकि अपने भाइयों को इस तरह से लड़ते हुए देखकर उसकी दोनों बहनें डर चुकी थी। उन्होंने रोते हुए कहा, धैर्य भाई बड़ी मम्मा को बताओ ना, देखो ना अर्थ भाई और अक्षत भाई के ऐसे एक दूसरे को मार रहे हैं, देखो उनको चोट भी लग गई। धैर्य ने घबराते हुए कहा, मैं प्रिंसिपल सर को बुलाकर लाता हूँ, तुम दोनों यहीं पर रुको। कहते हुए धैर्य दौड़ता हुआ प्रिंसिपल के केबिन की तरफ भागा। वही अर्थ ने मार मार कर अक्षत का पूरा चेहरा लाल कर दिया था। अक्षत के होठों से सर से खून निकल रहा था। अर्थ का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने अक्षत के बालों को पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, जितनी नौटंकी करनी है कर लो, पर मेरे रास्ते में मत आया करो। कितनी बार कहा है, अपने अच्छे बनने का दिखावा बस घर वालों के सामने तक रखो, पर नहीं तुम्हें दुनिया को दिखाना है कि तुम बेस्ट हो और मैं वर्स्ट। कहते हुए अर्थ ने अक्षत का सर दीवार पर दे मारा। इसी के साथ वहां पर किसी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, अर्थ सिंघानिया ये क्या कर रहे हो तुम? इस आवाज को सुनकर अर्थ ने गुस्से से पीछे पलट कर देखा तो पीछे प्रिंसिपल खड़े थे। प्रिंसिपल ने जैसे ही अर्थ की गुस्से से लाल आंखें देखी, एक पल के लिए वह भी डर गए। वह जानते थे कि यह बच्चा दिखने में भले ही 10 साल का था, पर इसकी हरकतें, इसका गुस्सा सब कुछ तबाही लाने के लिए काफी था। प्रिंसिपल ने अपनी घबराहट को कम करते हुए कहा, वह तुम्हारा भाई है। प्रिंसिपल ने इतना कहा ही था कि अर्थ ने साइड टेबल से खाने की प्लेट उठाकर प्रिंसिपल की तरफ फेंकते हुए कहा, बकवास बंद करो, कोई नहीं है यह मेरा, इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अर्थ की आवाज में नफरत साफ साफ नजर आ रही थी। वही अक्षत की हालत काफी खराब लग रही थी। उसने अर्थ की तरफ देखकर धीरे से कहा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो अर्थ? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अक्षत ने इतना कहा ही था कि अर्थ ने एक और मुक्का उसके मुंह पर मारते हुए कहा, चुप, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, समझ आया तुम्हें? कहते हुए अर्थ गुस्से से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। प्रिंसिपल ने अक्षत की तरफ देखा और घबराते हुए उसके पास आ गए। उन्होंने अक्षत को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, तुम ठीक हो ना अक्षत बेटा? कहते हुए प्रिंसिपल उसे लेकर स्कूल की डिस्पेंसरी की तरफ भाग गए। अर्थ बस गुस्से से उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसका ध्यान कुछ दूरी पर खड़े धैर्य, अनु और धानी पर गया, जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा डरे हुए थे। उन तीनों को देखकर अर्थ की आंखें और भी ज्यादा सर्द हो गई। वह उन तीनों को घूरते हुए वहां से गुस्से से बाहर चला गया। कुछ देर बाद प्रिंसिपल के केबिन में
प्रिंसिपल के सामने एक 30-32 साल का आदमी गुस्से से बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। उसके बगल में ही एक खूबसूरत औरत बैठी हुई थी जिसकी उम्र भी उसके जितनी ही लग रही थी। उस आदमी ने गुस्से से पलटकर पीछे खड़े लड़के की तरफ देखा जो कि इमोशनलेस आंखों से अपनी जगह पर खड़ा था। वह आदमी गुस्से से अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया। उसने उस लड़के के पास आकर उसे कंधों से पकड़कर हिलाकर चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो अर्थ? भाई है वह तुम्हारा और क्या हालत कर दी है तुमने? उसकी अपने सामने खड़े आदमी की बात सुनकर अर्थ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, वह मेरा कुछ नहीं लगता मिस्टर सिंघानिया, और आप भी कुछ नहीं लगते, हाथ हटाए। अर्थ की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसकी पकड़ अर्थ के कंधों पर मजबूत हो गई। तभी पीछे से उस औरत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अर्जुन प्लीज। उस औरत की बात सुनकर वह आदमी जिसका नाम अर्जुन सिंघानिया था, उसके हाथ अर्थ के कंधों पर ढीले पड़ गए। उसने गुस्से से पीछे पलटकर उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, आरती देखो ये लड़का कितना बदतमीज हो गया है, अपने बाप को मिस्टर सिंघानिया बोलता है, अपने भाई को कुत्तों की तरह मारता है, फिर भी इसके चेहरे पर गिल्ट का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या गलती हो गई इसकी परवरिश में जो यह ऐसा बन गया है। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर उसकी पत्नी आरती ने आंसू भरी आंखों से अपने छोटे बेटे अर्थ की तरफ देखा जिसने उसके बड़े बेटे अक्षत को बहुत बुरे तरीके से मारा था। आरती अर्थ के पास जाने ही वाली थी कि अक्षत जो कुछ दूरी पर सोफे पर बैठा हुआ था उसने दर्द से करहाते हुए कहा, मॉम। अक्षत की आवाज सुनकर आरती अर्थ की तरफ जाने की जगह पर अक्षत की तरफ चली गई। अर्थ सब कुछ अपनी सर्द आंखों से देख रहा था, उसे जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रिंसिपल ने अर्जुन सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया आपका छोटा बेटा बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। गुस्सा आने पर वह किसी को भी मारने से पहले एक बार नहीं सोचता। पिछली बार इसने एक लड़के का सर फोड़ा था। आप जानते हैं कि आपका नाम की वजह से उसके पेरेंट्स ने एक्शन नहीं लिया था। प्लीज आप अपने बेटे को समझाएं, सिर्फ 10 साल का है वह और हरकतें आप समझ गए होंगे। कहते हुए प्रिंसिपल चुप हो गए। अर्थ अपनी लाल आंखों से गुस्से से प्रिंसिपल को घूर रहा था। उसकी आंखें देखकर एक पल के लिए प्रिंसिपल भी डर कर चुप हो गए। उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें इस स्कूल से निकलना होगा, क्योंकि इसकी वजह से हर रोज स्कूल में कोई ना कोई तमाशा होता रहता है। प्रिंसिपल की बात सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से प्रिंसिपल को घूरते हुए कहा, लगता है आप भूल रहे थे कि स्कूल का ट्रस्टी मैं हूं। अर्जुन सिंघानिया की इनडायरेक्ट बात को कि अगली बार से वह उनके बेटे को स्कूल से निकलने की धमकी न दे तो ही बेहतर होगा। प्रिंसिपल अच्छे से समझ गए। उन्होंने चुपचाप अपना सर हिला दिया। अर्थ अभी भी अपनी जगह पर खड़ा होकर इमोशनलेस आंखों से अर्जुन सिंघानिया को देख रहा था। अर्जुन सिंघानिया ने पलटकर देखा तो उनकी वाइफ आरती सिंघानिया उनके बड़े बेटे अक्षत के पास बैठकर उसकी चोटों को देखकर रो रही थी। वही अक्षत भी उनके सीने पर सर रखकर धीरे धीरे कुछ बोल रहा था। उन्होंने एक नजर अर्थ की तरफ देखा जिसके माथे पर हल्की चोट लगी हुई थी। वह गहरी सांस लेकर अर्थ के पास आ गए। उन्होंने उसकी चोट देखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि अर्थ 2 कदम पीछे हट गया। उसने सर्द आवाज में कहा, मुझे आपकी झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। अपने प्यारे बेटे पर ध्यान दीजिए, बहुत चोट लगी है, उसे दर्द हो रहा होगा। कहते हुए अर्थ तेज कदमों से वहां से चला गया। अर्जुन सिंघानिया लाचारी भरी नजरों से अर्थ की तरफ देखने लगे। पीछे से आरती सिंघानिया ने रोते हुए कहा, आखिर अर्थ हमारे साथ ऐसे बर्ताव क्यों करता है जैसे हम उसकी सौतेली माँ बाप हैं। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। कहने को तो अर्थ और अक्षत दोनों ट्विंस थे। दोनों के बीच में सिर्फ 15 मिनट का फर्क था, पर दोनों के बर्ताव में, दोनों के नेचर में जमीन आसमान का फर्क था। जहां पर ट्विंस भाइयों के बीच में गहरा प्यार होता था, इन दोनों के बीच में प्यार तो दूर की बात, नफरत भी इतनी ज्यादा थी कि ये दोनों एक पल के लिए भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अपनी वाइफ की बात सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि हमसे गलती कहाँ हो गई। हमने तो हमारे दोनों बच्चों को एक जैसी परवरिश दी थी, पर दोनों के बीच में इतना फर्क कैसे है। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी उसे देख कर आता हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। कहते हुए अर्जुन सिंघानिया बाहर जाने ही वाले थे कि तभी अक्षत ने दर्द भरी आवाज में कहा, डैडी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अक्षत की आवाज सुनकर अर्जुन सिंघानिया बाहर जाने की जगह पर उसके पास आ गया। आरती सिंघानिया उसे अपने सीने से लगाकर उसके सर की चोटों को देखकर रो रही थी। अर्जुन सिंघानिया ने उसकी बाकी बॉडी पर लगे हुए निशानों की तरफ देखा और गुस्से से कहा, पता नहीं आखिर इसके दिमाग में चलता क्या रहता है। वही केबिन के बाहर और अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर इमोशनलेस आंखों से उन तीनों की तरफ देख रहा था। उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, एम आई अनवांटेड चाइल्ड? यस आई एम। कहते हुए वह वहां से चला गया। वह कुछ ही दूरी पर गया था कि पीछे से एक लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, अर्थ रुको। इस आवाज को सुनकर भी अर्थ नहीं रुका और तेज कदमों से इस तरह से दूसरी तरफ जाता रहा।
तभी पीछे से कोई उसकी पीठ पर कूद गया। अर्थ ने गुस्से से पीछे पलटकर चिल्लाते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग? आदित्य पीछे खड़ा लड़का जो कि अर्थ की उम्र का लग रहा था, उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, तुम रुक नहीं रहे थे तो फिर मुझे तुम्हारे ऊपर कूदना पड़ा। गुस्सा क्यों कर रहे हो? दिखाओ मुझे तुम्हें कहाँ चोट लगी है। अर्थ ने आदित्य को उंगली दिखाते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे दोस्त नहीं बनाने, इसलिए जितना हो सके मुझसे दूर रहो। कहते हुए अर्थ बाहर की तरफ जाने लगा। आदित्य ने उसके पीछे भागते हुए कहा, और मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें अपना दोस्त मान लिया है। आदित्य मल्होत्रा एक बार जिसे अपना दोस्त मान लेता है उसका पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ना, फिर चाहे वह इंसान उसे अपना दोस्त माने या ना माने। कहते हुए आदित्य अर्थ के पीछे भागा। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड 2। अर्थ आदित्य को इग्नोर करते हुए स्कूल के ग्राउंड के पिछले हिस्से में आकर बैठ गया जहां पर कोई भी नहीं आता था। आदित्य भी उसके बगल में आकर बैठ गया। आदित्य ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें चोट लगी है, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अर्थ ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहो। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे पास आए। आदित्य ने अर्थ की बात सुनकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो ना। पिछले 2 महीने से मैं तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ, मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा लड़का कभी नहीं देखा। तुम कितने अमेजिंग हो, प्लीज मुझे अपने जैसा बना दो। सब बोलते हैं कि मैं बहुत डरपोक हूँ, मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। प्लीज प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो ना। कहते हुए आदित्य मासूम से बच्चे की तरह लग रहा था। अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, मेरे जैसे बदतमीज के साथ दोस्ती करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कहते हुए अर्थ शून्य में निहारने लगा। आदित्य ने उसके गले में अपने दोनों बाहें डालते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम बदतमीज हो, कैसे भी हो, आई डोंट केयर, मुझे बस तुम्हारा दोस्त बनना है। प्लीज मेरे दोस्त बन जाओ। आदित्य की बात सुनकर अर्थ ने उसे घूरकर देखा पर कुछ नहीं कहा। इस बार उसने मना नहीं किया था। ये सोचकर आदित्य खुशी से नाचने लगा। उसने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुमने अपने भाई को क्यों मारा? आदित्य ने इतना कहा ही था कि अर्थ ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, गेट लॉस्ट। आदित्य ने डरते हुए कहा, अरे मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? सब कहते हैं कि तुम दोनों भाई एक दूसरे से बहुत नफरत करते हो। अर्थ में जैसे ही यह सुनो उसने गुस्से से आदित्य की गर्दन को दबाते हुए कहा, वह मेरा भाई नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझ आया? इसलिए अगली बार से मेरे सामने उसे मेरा भाई मत कहना। कहते हुए अर्थ ने गुस्से से आदित्य की गर्दन को छोड़ दिया। अर्थ ने काफी मजबूती से आदित्य की गर्दन को पकड़ा हुआ था, जिस वजह से आदित्य को ऐसा लगा जैसे वह मर ही जाएगा। उसने गहरी गहरी सांस से लेते हुए कहा, ओके ओके, मैं अगली बार से उसे तुम्हारा भाई नहीं कहूंगा, पर प्लीज इस तरह से गर्दन मत दबाना। अभी तो तुमसे दोस्ती की है, तुम इतनी जल्दी अपने इकलौते दोस्त की जान ले लोगे? आदित्य की बात सुनकर अर्थ ने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ अर्जुन और आरती दोनों अक्षत के साथ थे। आरती ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन एक बार जाकर देख लीजिए ना, अर्थ कहाँ गया है, उसे भी चोट लगी है। अर्जुन ने आरती की तरफ देखते हुए कहा, तुम जानती हो वह हमारे साथ नहीं आएगा, मैंने ड्राइवर को कह दिया है, वो अर्थ को लेकर घर आ जाएगा, हम चलते हैं। अर्जुन की बात सुनकर आरती सिंघानिया ने अक्षत की तरफ देखते हुए कहा, एक काम कीजिए, आप अक्षत को लेकर चले जाएं, मैं अर्थ के साथ आती हूँ। उन्होंने इतना कहा ही था कि अक्षत ने रोते हुए, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अक्षत की बात सुनकर आरती सिंघानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उनका एक बेटा उन्हें छोड़ नहीं रहा था और दूसरा कहा था उन्हें पता नहीं था। अर्जुन ने आरती की तरफ देखते हुए कहा, आरती अक्षत को ज्यादा चोट लगी है, उसे तुम्हारी जरूरत है और अर्थ तुम्हें अपने पास नहीं आने देगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम हमारे साथ चलो। आखिर में अर्जुन की बात मानकर आरती ने भी अपना सर हिला दिया और कुछ ही देर में तीनों गाड़ी में बैठकर सिंघानिया मेंशन की तरफ निकल गए। वही गार्डन के पिछले हिस्से में आदित्य लगातार अर्थ से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर अर्थ चुपचाप बैठकर एक डायरेक्शन में देख रहा था। तभी पीछे से किसी ने कहा, अर्थ बाबा घर चलिए। अर्थ ने पीछे पलटकर देखा तो पीछे सिंघानिया मेंशन का बूढ़ा नौकर रामू खड़ा था। रामू की बात सुनकर अर्थ ने उनकी तरफ देखकर नॉर्मल लहजे से कहा, अभी नहीं, मुझे अभी घर नहीं जाना है अंकल, मुझे आप तालाब के पास लेकर चलिए। कहते हुए अर्थ अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। तालाब का नाम सुनकर आदित्य ने घबराते हुए कहा, क्या तुम सुसाइड करने के लिए जा रहे हो? आदित्य की बात सुनकर अर्थ ने घूरकर उसे देखा। आदित्य ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम मेरे नए दोस्त हो ना, और इस स्कूल के इकलौते दोस्त। मैं सच में तुम्हारे अलावा किसी को दोस्त नहीं बनाऊंगा, तुम्हें पसंद नहीं है ना कि कोई तुम्हारे आसपास आए। आदित्य की बात सुनकर अर्थ उसे घूरता हुआ ड्राइवर के साथ वहां से चला गया। आदित्य भी दौड़ता हुआ उसके पीछे आ गया। अर्थ अपनी गाड़ी के अंदर बैठने ही वाला था कि पीछे से आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मुझे भी अभी थोड़ी देर घर नहीं जाना।
आदित्य के इस तरह से चिपकने की वजह से अर्थ इरिटेट हो चुका था, पर वह उसे बार बार खुद से दूर रहने के लिए कहकर भी थक चुका था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अंदर बैठ गया। आदित्य भी खुशी से उसके बगल में जाकर बैठ गया। ड्राइवर रामू खुद हैरान था, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक अर्थ ने कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया था। अगर कोई उससे दोस्ती करने की कोशिश भी करता तो अर्थ उसकी ऐसी हालत करता कि अगली बार से वह इंसान उसके सामने भी आने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ देर बाद ड्राइवर रामू एक तालाब के पास अपनी गाड़ी को लेकर आ गया। गाड़ी के रुकते ही अर्थ दरवाजा खोलकर गाड़ी के बाहर आकर तालाब के किनारे पर बैठ गया। आदित्य भी उसके बगल में आकर बैठ गया। ड्राइवर रामू दूर से ये सब कुछ देख रहे थे। आदित्य ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछूं? अर्थ ने कुछ नहीं कहा। आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम बोलते क्यों नहीं हो? पैसे थोड़ी लगते हैं बोलने के। वैसे मैंने सुना है कि तुम सिंघानिया फैमिली के प्रिंस हो, पर तुम्हारा भाई सॉरी अक्षत सिंघानिया तुमसे बड़ा है, इसलिए फ्यूचर में वही सिंघानिया फैमिली का हेड होगा। आदित्य की बात सुनकर अर्थ, जो कि अब तक चुपचाप तालाब को घूर रहा था, उसने आदित्य की तरफ देखकर बेहद गहरी आवाज में कहा, आई एम नॉट प्रिंस, आई एम काइंड ऑफ माई ओन किंगडम। अर्थ की बात सुनकर आदित्य अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगा। अर्थ की आंखों में एक अजीब सी आग नजर आ रही थी, जो किसी को भी अंदर तक कांपने के लिए मजबूर करने के लिए काफी थी। आदित्य ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा कामयाब होने वाले हो, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं भी थोड़ा बहुत कामयाब तो हो ही जाऊंगा। वैसे बताओ, तुम्हारे घर पर कौन कौन है? मेरे घर पर तो मैं हूँ, मेरे पापा है, मेरी मॉम है, मेरे दादू है, मेरी दादी है और मेरी बहन है। आदित्य की बात पर अर्थ ने कुछ नहीं कहा। आदित्य अकेला बात कर रहा था और अर्थ चुपचाप गहरे तालाब को देख रहा था। तभी पीछे से ड्राइवर रामू ने कहा, अर्थ बाबा काफी देर हो गई है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, अब हमें घर निकालना चाहिए। ड्राइवर की बात सुनकर अर्थ अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। आदित्य ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो प्लीज। अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपने साथ आने के लिए नहीं कहा था, तुम्हें अपने घर कैसे जाना है ये तुम खुद डिसाइड करो, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ने वाला। कहते हुए अर्थ जाकर गाड़ी के अंदर बैठ गया। वही बेचारे आदित्य की हालत खराब हो गई। उसने आसपास देखा, तालाब के बड़े बड़े पेड़ थे और अब हल्का हल्का अंधेरा होने को आया था। उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, जालिम इंसान, तुम्हें इस मासूम से बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो, क्या पता यहाँ पर कोई भूत नहीं चुड़ैल छुपी हुई हो जो मेरा किडनैप कर ले। आदित्य की बातों को इग्नोर करके अर्थ गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया। ड्राइवर रामू ने एक नजर अर्थ की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अर्थ क्या सच में इस लड़के को यहाँ पर छोड़कर जाना चाहता है। वह खुद से कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि वह अर्थ के गुस्से से वाकिफ थे। काफी देर तक जब ड्राइवर रामू ने गाड़ी स्टार्ट नहीं की तो अर्थ ने गुस्से से कहा, लगता है कि आप भूल गए कि आपको गाड़ी चलानी है, मुझे देखना नहीं है। ड्राइवर रामू ने बाहर खड़े आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, पर अर्थ बाबा वह लड़का। अर्थ ने बाहर खड़े आदित्य की तरफ देखकर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। आदित्य, जो कि अब लगभग रोने की तैयारी कर चुका था, दौड़ता हुआ जाकर गाड़ी के अंदर बैठ गया। अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, अगली बार से मेरे साथ आने की या मेरे आसपास भड़काने की हिम्मत मत करना, वरना सच में अकेला छोड़कर चला जाऊंगा। अर्थ की बात सुनकर आदित्य, जो कि डरा हुआ था, उसने अर्थ के ऊपर कूदकर उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, मुझे पता है तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे, तुम जैसे के साथ ऐसा करते हो। मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूं तो तुम मेरे साथ बुरा क्यों करोगे? मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी ही होगी। आदित्य की जिद के सामने अब अर्थ हार मान चुका था। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, पर याद रखना मुझसे दोस्ती करने की एक शर्त है, तुम किसी और से दोस्ती नहीं कर सकते। अर्थ की बात सुनकर आदित्य ने कुछ देर तक कुछ सोचा और बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमसे दोस्ती करने के बाद मुझे किसी और की जरूरत भी नहीं है, पक्का वाला प्रॉमिस, मैं किसी से और से दोस्ती नहीं करूंगा। अर्थ ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद ड्राइवर रामू आदित्य को उसके मेंशन छोड़ने के बाद अर्थ को लेकर सिंघानिया मेंशन पहुंच। सिंघानिया मेंशन मुंबई का एक आलीशान मेंशन था। इसकी नींव आज से 200 साल पहले सिंघानिया परिवार के मुखिया ने रखी थी और अब इस परिवार के मुखिया थे राम सिंघानिया। राम सिंघानिया के 3 बेटे थे, अर्जुन सिंघानिया, आलेख सिंघानिया, अपूर्व सिंघानिया। उनके बड़े बेटे अर्जुन के 2 जुड़वा बेटे थे, अक्षत सिंघानिया और अर्थ सिंघानिया। उनके दूसरे बेटे आलेख सिंघानिया की एक बेटी थी, अनुश्री सिंघानिया, और उनके छोटे बेटे अपूर्व सिंघानिया का एक बेटा था, धैर्य सिंघानिया, और बेटी धानी सिंघानिया। कार के रुकते ही अथर्व ने एक नजर घूरकर पूरे मेंशन की तरफ देखा और दरवाजा खोलकर एटीट्यूड से अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर उसी तरह से चलता हुआ मेंशन की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। आसपास के सभी बॉडीगार्ड्स उसे देखकर अपना सर झुकाकर खड़े हो गए।
मेंशन के अंदर कदम रखते ही उसका ध्यान लिविंग रूम में बैठे अपने पूरे परिवार पर गया, जो कि इस वक्त एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। अर्थ उन सबको इग्नोर करता हुआ सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगा। वह अभी मुश्किल से पहले सीढ़ी तक ही पहुंचा था कि पीछे से उसके कानों में उसके दादाजी राम सिंघानिया की आवाज पड़ी, अर्थ रुकिए। अपने दादाजी की आवाज सुनते ही अर्थ के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड? राम सिंघानिया ने अर्थ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अभी भी चोट के निशान नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर वह अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। उनकी उम्र 60 साल थी। राम जी अर्थ के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, आपको दर्द हो रहा है? अर्थ ने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, आपको क्या फर्क पड़ता है? राम जी ने प्यार से कहा, पोते हैं आप हमारे, आपकी चोट से हमें फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? राम जी की बात सुनकर अर्थ ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, रियली दादाजी, मुझे तो लगा कि आपको सिर्फ अपने प्यारे पोते अक्षत की चोट से फर्क पड़ता है। जरा जाकर देख लीजिए अपने प्यारे पोते को, कहीं बेचारा रो ना रहा हो। और रही मेरी चोट की बात, तो मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। कहते हुए अर्थ ने राम जी के हाथों को अपने चेहरे से हटा दिया और उसी तरह से चलता हुआ सीढ़ियों से ऊपर चला गया। राम जी ने लाचारी की भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए खुद से कहा, आखिर क्यों आप हम सबसे इतना दूर हो गए हैं? अर्थ उन्होंने इतना कहा ही था कि पीछे से उनकी बीवी विशाखा जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमारा अर्थ हमसे बहुत दूर जा चुका है। काश हमने बचपन से उन दोनों के बीच में फर्क नहीं किया होता, तो शायद आज अक्षत की तरह ही अर्थ हम सब के साथ घुल मिल के रहते। विशाखा जी की बात सुनकर राम जी के चेहरे पर गिल्ट नजर आने लगा। कहीं ना कहीं जो कुछ भी हो रहा था, इसमें सबसे बड़ी गलती उनकी ही थी। वही अर्थ तेज कदमों से चलता हुआ सेकंड फ्लोर पर आ गया। वह कॉरिडोर से कोने में बने एक रूम की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। अभी वह वहां से गुजर ही रहा था कि एक रूम के अंदर से उसे अक्षत की आवाज सुनाई दी, मॉम, मैंने अर्थ से कुछ नहीं कहा था। पता नहीं वह बेफिजूल में मुझे क्यों मार रहा था। मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, वह तो मेरा छोटा भाई है मॉम, पर वह मुझसे नफरत क्यों करता है? अक्षत की बात सुनकर अर्थ के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। उसने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर दरवाजे की तरफ देखा और तेज कदमों से वहां से अपने रूम के अंदर आ गया। अर्थ का रूम अंदर से बेहद अजीब था। ग्रे और ब्लैक डेकोरेशन से डेकोरेट किया गया ये रूम काफी नेगेटिव वाइब्स देता था। रूम में कई सारे कंप्यूटर लगे हुए थे। अर्थ अपनी चोट की परवाह किए बिना एक कंप्यूटर के सामने आकर बैठ गया। उसने विंडो ओपन की और मशीन की स्पीड से कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलने लगा। कुछ देर बाद उसके होठों के कोने टेढ़े हो गए। अर्थ रिलैक्स होकर कुर्सी पर बैठ गया। तभी टेबल पर रखा हुआ एक अजीब सा दिखने वाला मोबाइल बजने लगा। अर्थ ने देखा तो उसे पर डीजे नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर उसने कॉल उठाते हुए कहा, मिशन कंप्लीट। दूसरी तरफ से उस इंसान ने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड माय बॉय, यू आर अमेजिंग, आई एम 100% श्योर बड़े होने के बाद तुम इस दुनिया पर राज करने वाले हो। राज डीजे की बात है सुनकर अर्थ ने कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते हुए कहा, यस आई विल मेक माई ओन किंगडम। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एपिसोड 3 बैक ऑन स्टोरी। अर्थ की बात सुनकर दूसरी तरफ से डीजे ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल तुम अपना खुद का किंगडम बनाओगे, तुम्हें सिंघानिया नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने नाम के पीछे ही तुम्हारे डीजे का तुम पर यकीन है। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, मुझे सिंघानिया से कोई मतलब नहीं है। अर्थ की आवाज में बेहद नफरत झलक रही थी। दूसरी तरफ से डीजे ने हंसते हुए कहा, वह सब छोड़ो, मुझे बताओ नेक्स्ट टारगेट तुम कब तक कंप्लीट करोगे? अर्थ ने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा, उनका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसे तोड़ने में मुझे कम से कम 3 दिन लगेंगे। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने परेशानी भरी आवाज में कहा, पर हमारे पास 3 दिन का वक्त नहीं है। अगर हो सके तो तुम ये काम 2 दिन के अंदर अंदर करो, क्योंकि उसके बाद मुझे दुबई के लिए निकलना है। डीजे की बात पर अर्थ ने लैपटॉप की स्क्रीन को घूरते हुए कहा, ओके आई विल ट्री, बट मैं गारंटी नहीं दे सकता। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुम कर लोगे, इनफैक्ट तुम एक ही दिन में कर लोगे, यह मेरा तुम पर यकीन है। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने कहा, क्या आप मुझ पर इतना यकीन करते हैं? अर्थ की बात सुनकर दूसरी तरफ से डीजे ने हंसते हुए कहा, तुम जानते हो ना, मैंने तुम्हें अपना पोता माना है, मेरे बाद ये किंगडम भी तुम्हें ही संभालना है और अपने किंगडम का भी ध्यान तुम्हें ही रखना है। तुम पर यकीन नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? डीजे की बात सुनकर अर्थ ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, मुझे आपसे मिलना है दादाजी। डीजे का फुल फॉर्म। अर्थ के मुंह से दादाजी सुनकर डीजे ने हंसते हुए कहा, तो फाइनली तुमने मुझे दादाजी कह ही दिया। मुझे तो लगा था कि वह राम सिंघानिया बूढ़ा ही लकी है जो तुम उसे दादाजी कहते हो, पर अब मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि मैं भी लकी हूँ।
डीजे की बात सुनकर अर्थ ने कुछ नहीं कहा, वह भी कुछ बोलते ही वाला था कि अचानक से उसके कानों में किसी की गहरी गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई। अर्थ ने मोबाइल को अपने हाथ में लेते हुए कहा, डीजे स्टॉप। कहते हुए अर्थ अपनी पैनी नजरों से अपने पूरे रूम में आसपास देखने लगा। काफी देर तक अपने रूम में नजर घुमाने के बाद भी उसे कुछ नजर नहीं आया। तभी अर्थ अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने बेड के पास आकर कुछ देर तक बेड को घूरा और झटके से नीचे झुका। बैग के नीचे इस वक्त छोटी सी धानी छुपी हुई थी। धानी को देखते ही अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें मेरे रूम में आने की इजाजत किसने दी? अर्थ की आवाज सुनकर धानी, जो कि उसके बैग के नीचे अपने मुंह पर हाथ रखकर छुपी हुई थी, उसके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। उसने डरते हुए कहा, भाई वह मैं तो ऐसे ही। अर्थ में गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचते हुए कहा, मैंने कहा तुम्हें मेरे रूम में आने की इजाजत किसने दी? अर्थ के इस तरह से चिल्लाने की वजह से छोटी सी धानी जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, भाई मैं लुका छुपी खेल रही थी, मैं जल्दी जल्दी में यहाँ पर छुप गए, प्लीज भाई सॉरी, मैं अगली बार से आपके रूम में नहीं आऊंगी, पक्का प्रॉमिस। धानी की बात सुनकर अर्थ ने गुस्से से धानी की नाजुक से कलाई को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, अगली बार में यह नौबत ही नहीं आने दूंगा। कहते हुए अर्थ ने अपना मोबाइल साइड में रखा और धानी के छोटे से हाथ को पकड़कर उसे खींचता हुआ अपने रूम के बाहर आ गया। धानी अर्थ के मजबूती से पकड़ने की वजह से जोर जोर से रो रही थी, पर अर्थ को जैसे उसके रोने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने बाहर आकर धानी को अपने रूम के बाहर निकाल कर चिल्लाते हुए कहा, अगली बार से अगर यह मेरे रूम में आई तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। अर्थ के चिल्लाने की आवाज सुनकर बगल के रूम में आरती जी, जो कि अक्षत को अपने हाथों से खाना खिला रही थी, वह दौड़ते हुए बाहर आ गई। उनका ध्यान धानी पर गया, जो कि दीवार से सटकर फूट फूट कर रो रही थी। धानी को देखकर आरती जी जल्दी से दौड़ते हुए उसके पास आ गई। उन्होंने धानी को अपने सीने से लगाते हुए कहा, धानी बच्चा क्या हुआ? धानी ने रोते हुए कहा, भाई बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे, उन्होंने मुझे मारा, देखो। कहते हुए वह अपनी कलाई को दिखाने लगी। धनी की कलाई पर लाल निशान बन चुके थे, क्योंकि अर्थ ने उसकी कलाई को काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था। आरती जी ने गुस्से से सामने खड़े अर्थ की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम मेरे बेटे हो भी या नहीं। एक तरफ मेरा बेटा अक्षत है जो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना है, और दूसरी तरफ तुम हो जो हर वक्त हर पल उन्हें टॉर्चर करते रहते हो। क्या तुम्हें यह नजर नहीं आया कि तुम्हारी बहन सिर्फ 5 साल की है, उसे कितना दर्द होगा? आरती जी की बात सुनकर अर्थ उन्हें इमोशनलेस आंखों से घूरने लगा। उसे जैसे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अक्षत भी उनकी आवाज सुनकर ऊपर आ चुका था। लिविंग रूम में मौजूद लोगों ने भी धानी के रोने की और आरती जी के चिल्लाने की आवाज सुन ली थी। राम जी ने ऊपर आते हुए कहा, क्या हुआ बड़ी बहू? आरती जी ने राम जी की तरफ देखकर रोते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता पापा जी, ये लड़का चाहता क्या है? पहले इसने स्कूल में अपने भाई को सबके सामने मारा, उसकी ऐसी हालत कर दी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, और अब धानी के साथ यह सब कुछ किया। मैं क्या करूं पापा जी? मैंने तो अपने दोनों बेटों में कभी फर्क नहीं किया था। फिर अक्षत और अर्थ में इतना फर्क क्यों है? आरती जी की बात सुनकर राम जी ने धानी की तरफ देखा, जो कि अभी भी फूट फूट कर रो रही थी। उन्होंने प्यार से कहा, धनी बच्चा, आप भैया के रूम में क्यों गई थी? आप जानती हो ना, भैया के रूम में कोई नहीं जाता। राम जी की बात सुनकर धनी ने उनके पैरों से लिपटते हुए कहा, दादू मैं बस छुपाना छुपी खेल रही थी और मैं भैया के रूम में चली गई। मैं बाहर निकलने वाली थी पर भैया आ गए। मुझे डर लगता है भैया से, इसलिए फिर मैं उनके बेड के नीचे छुप गई। भैया बहुत बुरे हैं, अक्षत भैया सबसे अच्छे हैं। धनी की बात सुनकर अर्थ, जो कि अब तक चुप था, उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे अक्षत भैया अच्छे हैं ना, तो उनके आसपास रहा करो और जितना हो सके मुझसे दूर रहा करो, वरना सच में अगली बार तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। मेरे रूम में कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। कहते हुए अर्थ गुस्से से अपने रूम के अंदर चला गया। पीछे से धनी की मॉम ईशा की, जो कि घर की छोटी बहू थी, उन्होंने गुस्से से कहा, दीदी आपका बेटा एक नंबर का बदतमीज है, क्या हालत कर दी है मेरी छोटी सी बच्ची की। कहते हुए ईशा जी ने धानी को अपनी गोद में उठा लिया। धनी ने रोते हुए कहा, भैया बहुत बुरे, धनी कभी उनसे बात नहीं करेगी। ईशा जी ने प्यार से कहा, ओके मेरा बच्चा, आप उनसे बात मत करना, उनके रूम में कभी नहीं जाना, वह बहुत बुरे हैं, ओके। कहते हुए ईशा जी वहां से धनी को लेकर चली गई। बाकी सब भी धीरे धीरे वहां से चले गए। आरती जी आंसू से भरी आंखों से अर्थ के रूम को देख रही थी। पीछे से राम जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आरती बेटा। आरती जी ने पलटकर राम जी की तरफ देखते हुए कहा, मेरा बेटा क्यों बदल गया? पहले तो वह ऐसा नहीं था, वह तो अब मुझे मॉम भी नहीं कहता। मेरी परवरिश में कहाँ गलती हो गई पापा जी? मैंने तो हमेशा दोनों को एक जैसा ही प्यार देने की कोशिश की थी, उसे क्यों लगता है कि मैं सिर्फ अक्षत से प्यार करती हूँ? आरती जी की बात सुनकर राम जी ने प्यार से उन्हें समझाते
हुए कहा, आरती बेटा आप तो जानती है ना, ये सब कुछ उसी दिन शुरू हो गया था जब हमने अक्षत को परिवार का अगला वारिस घोषित किया था। काश हमने उसी दिन अर्थ के बारे में एक बार सोचा होगा। सिर्फ 15 ही मिनट का तो फर्क है दोनों में, फिर भी हमने काबिलियत की जगह उम्र को तराजू दिया। तब से पता नहीं क्या हो गया है, अर्थ को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता रहता है, पर हमें हमारे फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। अक्षत ही हमारे परिवार को आगे बढ़ा सकता है, वह हर सिचुएशन का सामना करना अच्छे से जानते हैं और अर्थ सिर्फ गुस्सा करना। राम जी की बात सुनकर आरती जी ने कुछ नहीं कहा। तभी पीछे से अक्षत ने प्यार से कहा, मोम प्लीज रोना बंद कीजिए, अर्थ आज नहीं तो कल समझ जाएगा कि वह गलत कर रहा है। कहते हुए अक्षत ने आरती जी के पास आकर उनके आंसू साफ किया। अक्षत को देखकर राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है हमारा समझदार बच्चा, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया आपने हमें आप पर प्राउड फील होता है बेटा। राम जी की बात सुनकर अक्षत ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक यू दादाजी। वैसे क्या आपने अपनी दवाई ली? राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेने के लिए जा रहे हैं बेटा। कुछ देर बाद वह तीनों भी वहां से चले गए। अगली सुबह सुबह के 9:30 बजे अर्थ इस वक्त मेंशन के सामने खड़ा था। ड्राइवर उसकी गाड़ी लेने के लिए गया था। तभी बाहर से अक्षत दौड़ता हुआ अर्थ के पास आया। उसने अर्थ की तरफ देखकर प्यार से कहा, अर्थ क्या आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में आ जाऊं? वह क्या है ना, आज मेरे ड्राइवर अंकल की तबीयत खराब है, वह कार नहीं चला पाएंगे। अक्षत का हाथ अपने कंधे पर देखकर अर्थ ने गुस्से से उसे खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, मुझसे दूर रहा करो और तुम्हें जहां जाना है अपने आप जाओ, मेरी गाड़ी में या मेरे आसपास रहने के बारे में सोचना भी मत। अर्थ की बात सुनकर अक्षत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अर्थ प्लीज मुझे स्कूल के लिए देर हो जाएगी, आज हमारा असाइनमेंट सबमिट करना है। दूसरा कोई ड्राइवर भी यहाँ पर नहीं है और पापा चाचू सब लोग ऑफिस जा चुके हैं। अक्षत की बात को इग्नोर करके अर्थ ड्राइवर के आने का इंतजार करने लगा। तभी ड्राइवर रामू ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, चलिए बाबा। अर्थ जाकर चुपचाप गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। तभी अक्षत ने चिल्लाते हुए कहा, दादी माँ देखिए ना, अर्थ मुझे अपने साथ नहीं लेकर जा रहा है, मेरे ड्राइवर की तबीयत खराब है, मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। विशाखा जी जो कि अभी अभी बाहर आई थी, अक्षत की बात सुनकर उन्होंने गाड़ी के अंदर बैठे अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, और प्लीज बेटा आज के दिन बस अक्षत को अपने साथ आने दो, घर पर कोई और नहीं है जो ऐसे स्कूल छोड़ सके, प्लीज अपनी दादी माँ के लिए। अर्थ घर पर सिर्फ विशाखा जी की बात मानता था। उसने गुस्से से घूरकर अक्षत की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा, उसकी चुप्पी ही उसकी हाँ थी। अक्षत ने एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ गाड़ी की तरफ देखा और पलटकर प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ विशाखा जी के गाल पर किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच दादी माँ। कहते हुए वह गाड़ी का दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। अक्षत के बैठने का एहसास होते ही अर्थ दूसरी तरफ खिड़की से सककर बैठ गया। ड्राइवर ने उन दोनों की तरफ देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी स्कूल की तरफ जा रही थी। वही अर्थ चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी अक्षत ने एटीट्यूड के साथ कहा, वैसे सच में तुम बहुत बदतमीज हो, तुमने हमारी छोटी सी बहन की कलाई को मरोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। दादाजी बिल्कुल सही कहते हैं, तुम हमारी फैमिली को आगे बढ़ाने के लायक ही नहीं हो। अक्षत की बात सुनकर अर्थ ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। अक्षत ने उसे ट्रिगर करते हुए कहा, मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम मेरे भाई हो ही नहीं, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा यह एटीट्यूड बिल्कुल भी सिंघानिया परिवार से मैच नहीं करता। तुम्हें पता है फ्यूचर में लोग तुम्हें क्या कहेंगे, सिंघानिया परिवार का प्रिंस, और मुझे क्या कहेंगे पता है, सिंघानिया परिवार का किंग। प्रिंस सिर्फ नाम के रहोगे तुम, कहने को तो तुम मेरे सर्वेंट ही रहोगे। अक्षत की बात सुनकर अर्थ जो कि अब तक चुप था, उसने गुस्से से पलटकर अक्षत के मुंह पर एक मुक्का मारते हुए कहा, था ना मेरे सामने बकवास मत करना, पर लगता है कि तुम्हें मरने का शौक है, बेफिजूल में मेरा दिमाग खराब करते हो और फिर सबके सामने जाकर मासूम बनने की एक्टिंग करते हो। और तुम्हारी एक्टिंग इतनी जबरदस्त है कि सारे के सारे इडियट्स तुम्हारी एक्टिंग देखकर तुम्हारी बातों में फंस जाते हैं। सब लोग तो वैसे भी मुझे बदतमीज समझते हैं, खूनी भी समझेंगे तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हुए अर्थ ने अक्षत के मुंह पर एक और मुक्का मार। अक्षत ने गुस्से से अर्थ की तरफ देखकर उसे एक मुक्का मारते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मारना सिर्फ तुम्हें आता है? दोनों भाई पिछली सीट पर एक दूसरे को पीट रहे थे। वही ड्राइवर ये देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था। ड्राइवर ने पीछे पलटकर डरते हुए कहा, छोटे बाबा बड़े बाबा प्लीज ऐसा मत कीजिए। ड्राइवर की बात सुनकर अक्षत ने गुस्से से अपनी बैग उठाकर ड्राइवर के मुंह पर मारते हुए कहा, तू हमें बताएगा दो कौड़ी के नौकर की हमें क्या करना है? अक्षत की स्कूल बैग ड्राइवर के मुंह पर लगता ही ड्राइवर का हाथ स्टीयरिंग व्हील से छूट गया और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगा। अक्षत और अर्थ दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, वह भी एक दूसरे के ऊपर गिर गए, पर अभी भी उन्होंने लड़ना बंद नहीं किया था। ड्राइवर ने बैग को साइड में हटाकर चिल्लाते हुए कहा, नहीं। उसने इतना कहा ही था कि एक जोर की आवाज के साथ सामने से आ रही कार से उनकी कार टकरा गई। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड 4 बैक ऑन स्टोरी।
ड्राइवर की चीख सुनकर अर्थ और अक्षत दोनों ने अपना चेहरा ऊपर उठकर सामने देखा, पर तब तक देर हो चुकी थी। सामने से आ रही कार से उनकी कार की बहुत बुरी तरह से टक्कर हो चुकी थी। सामने से आ रही कार शायद ज्यादा रफ्तार में थी, जिस वजह से वह दो पलटी खाकर रोड की दूसरी तरफ गिर चुकी थी और अर्थ और अक्षत की कार भी एक पेड़ से जा टकराई थी। ड्राइवर का सर स्टीयरिंग व्हील पर लग चुका और ड्राइवर बेहोश हो चुका था। अक्षत भी मुंह के बल नीचे गिर गया था और उसके सर पर भी चोट लग गई थी। अर्थ को भी चोट लगी थी। जैसे ही उसे होश आया कि अभी अभी क्या हुआ है, उसने अपनी आंखें खोलकर गहरी गहरी सांस लेना शुरू कर दिया। उनकी कार के सामने से धुआं निकल रहा था। अर्थ ने पलट कर देखा तो अक्षत अपनी आंखों को बंद करके अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अर्थ ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। उसमें देखा तो दूसरी कार रास्ते की दूसरी तरफ गिरी हुई थी। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त उसमें ब्लास्ट हो सकता है। अर्थ ने जल्दी से अपने ड्राइवर के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश की। उसने ड्राइवर के गाल को थपथपाते हुए कहा, अंकल जाकर खोलो। अर्थ भले ही कितना ही शार्प माइंडेड क्यों ना हो था, तो वह एक 10 साल का बच्चा है। अर्थ के उठाने की वजह से ड्राइवर ने हल्के से अपनी आंखें खोलते हुए कहा, बाबा आप ठीक है ना? ड्राइवर को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, पर फिर भी उसके माथे से खून निकल रहा था। अक्षत ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे बाहर निकलो, मुझे दर्द हो रहा है। अक्षत की आवाज सुनकर ड्राइवर ने जल्दी से खुद को संभाला और अपने दर्द को कंट्रोल करके अक्षत को बाहर निकालने के लिए पिछली सीट पर आ गया। अक्षत बुरी तरह से कार के अंदर गिर गया था, जिस वजह से उसका पैर मुड़ चुका था और उसके माथे से भी खून निकल रहा था। कुछ ही देर में वह तीनों कार के बाहर निकल चुके थे। ड्राइवर ने चैन की सांस ली, क्योंकि अगर दोनों में से किसी को कुछ भी हो जाता तो ड्राइवर के साथ साथ उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता। आखिर दोनों सिंघानिया परिवार के राजकुमार थे। ड्राइवर का ध्यान दूसरी तरफ गिरी गाड़ी पर गया, जिसे देखते ही ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, उसके अंदर कौन था? अक्षत ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो, कोई भी हो, हमें क्या करना है? जल्दी से किसी को कॉल करो, मुझे मॉम चाहिए, मुझे दर्द हो रहा है। अक्षत की बात सुनकर ड्राइवर ने कहा, पर हमें देखना चाहिए कि अंदर कौन है। अर्थ ने गुस्से से कहा, चलो मेरे साथ। अर्थ की बात सुनकर अक्षत ने कहा, तुम्हारी वजह से हम मरते मरते बचे हैं और तुम फिर से वहां पर जाकर मरना चाहते हो। तुम्हें जाना है तो जो ड्राइवर अंकल कहीं नहीं आएंगे, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। अर्थ ने गुस्से से अक्षत की तरफ देखा और दौड़ता हुआ गाड़ी के पास आ गया। उसने देखा तो गाड़ी उल्टी पलटी हुई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने जैसे तैसे दरवाजा खोलकर अंदर कौन है देखने की कोशिश की। दरवाजा खुलते ही उसके सामने एक खून से सना हाथ आ गया। अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, आप ठीक तो है? कहते हुए अर्थ ने उस आदमी को उठाने की कोशिश की। शायद उस आदमी की सांसें थम चुकी थी। तभी दूसरी तरफ से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कुछ देर तक आवाज सुनने के बाद अर्थ ने हैरानी से कहा, बच्चा। कहते हुए अर्थ जल्दी से दूसरी तरफ आ गया। उसने काफी कोशिश की, पर दरवाजा खुला ही नहीं रहा था। गाड़ी से अब धुआं निकल रहा था। इस वक्त वह ऐसे रास्ते पर थे जहां से काफी कम गाड़ियां गुजरती थी। आखिर में अर्थ जब दरवाजा नहीं खोल पाया, उसने ड्राइवर को चिल्लाकर आवाज दी। ड्राइवर ने अक्षत की तरफ देखा, जो उसे जाने नहीं दे रहा था। अर्थ तेज कदमों से चलता हुआ उन दोनों के पास आ गया। उसने गुस्से से अक्षत को धक्का देते हुए कहा, तुम मर जाओ यहाँ पर। कहते हुए अर्थ ड्राइवर को खींचता हुआ गाड़ी की तरफ ले आया। अर्थ और ड्राइवर दोनों मिलकर गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर दरवाजा शायद अटक चुका था। ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, बाबा हमें चलना चाहिए, धुआं निकल रहा है, किसी भी वक्त ये गाड़ी ब्लास्ट हो सकती है। अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, चुपचाप दरवाजा खोलो। उसने इतना कहा ही था कि अंदर से बच्चों के रोने की आवाज और तेज हो गई। वही अक्षत गुस्से से गाड़ी के पास रोड पर बैठा हुआ था। उसके पैरों पर चोट लग गई थी, जिस वजह से वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अर्थ आज तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुम्हें इसके लिए अगर मैंने डांट नहीं पड़वाई तो मेरा नाम भी अक्षत नहीं। अक्षत गुस्से से लगातार अर्थ को कुछ न कुछ बोल रहा था, पर अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अर्थ और ड्राइवर ने जैसे तैसे दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक औरत का खून से भरा चेहरा नजर आया, जिसने अपनी बाहों में एक छोटी सी बच्ची, जिसकी उम्र 2.5 से 3 साल के आसपास लग रही थी, उसने उसे मजबूती से पकड़ के रखा था। अर्थ ने जैसे ही और छोटी सी बच्ची की तरफ देखा, वह उसे देखा ही रह गया। वह बच्ची दिखने में किसी आसमान से उतरी एंजल से कम नहीं थी। वह रोते हुए उस औरत के गालों पर हाथ मारकर अपनी तोतली आवाज में कुछ बोल रही थी। ड्राइवर ने जल्दी से अर्थ को हिलाते हुए कहा, बाबा जल्दी कीजिए, गाड़ी में कभी भी आग लग सकती है। अर्थ ने उस औरत की तरफ देखा और उसके नाक के पास अपने हाथ ले जाकर उसकी सांसें चेक करने की कोशिश की। उस औरत के सांसें थम चुकी थी। अर्थ ने नन्ही सी बच्ची की तरफ देखा, जो कि शायद अपनी मां को उठाने के लिए रो रही थी। अर्थ ने जल्दी से उस बच्ची को औरत की गोद से खींचकर बाहर निकाला। अर्थ की गोद में आते ही वह बच्ची जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए अपनी तोतली आवाज में कहा, मम्मा मम्मा। उसकी तोतली आवाज और उसकी आंखों में आंसू देखकर अर्थ ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, बेबी रोना नहीं, मैं हूं ना। कहते हुए अर्थ ने गाड़ी के अंदर उस औरत और आदमी की तरफ देखा। दोनों की सांसें थम चुकी थी और उनकी नन्ही सी जान इस वक्त उसकी गोद में थी।
अर्थ की आंख से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। तभी ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, बाबा जल्दी चलिए, गाड़ी में आग पकड़ लिया, किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है। अर्थ ने जैसे ही यह सुना उसने उस बच्ची को मजबूती से अपने सीने से लगा लिया और उसे लेकर अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा। ड्राइवर पहले ही भाग चुका था। अर्थ मुश्किल से 20 कदम दूर गया होगा कि एक ब्लास्ट के साथ वह गाड़ी हवा में उड़ गई। अर्थ उस बच्ची के साथ ही कुछ दूरी पर जाकर गिर गया और उसने उसे अपने सीने से मजबूती से लगाया हुआ था। नीचे गिरते ही अर्थ ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा। अर्थ के सर पर काफी जोर से लगा था। ड्राइवर ने अर्थ की हालत देखकर घबराते हुए कहा, अर्थ बाबा। अर्थ ने अपनी बंद होती आंखों से अपने सीने में छुपी उस बच्ची की तरफ देखा जो शायद उसकी तरह ही बेहोश हो चुकी थी और उसने घबराते हुए कहा, बेबी आंखें खोलो। कहते हुए अर्थ की आंखें भी बंद हो गई। 1 घंटे के बाद सिटी हॉस्पिटल मुंबई। अर्जुन सिंघानिया आरती सिंघानिया दौड़ते हुए कॉरिडोर से वार्ड की तरफ आ रहे थे। उनके चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी। अर्जुन सिंघानिया ने ड्राइवर के पास आकर उसे कॉलर से पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, मेरे बेटे कहाँ है? ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, सर वह अक्षत सर यहाँ पर है। और उसने इतना कहा ही था कि अर्जुन सिंघानिया उसके आगे की बात सुने बिना अक्षत के वार्ड की तरफ दौड़ते हुए चले गए। आरती सिंघानिया ने आंसू भरी आंखों से ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, अर्थ कहाँ है? ड्राइवर ने दूसरे वार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, अर्थ बाबा यहाँ है। आरती सिंघानिया जल्दी से अर्थ के वार्ड में चली गई। अर्थ इस वक्त बेहोश बेड पर लेटा हुआ था। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथों पर भी खरोचों के निशान थे। अर्थ की हालत देखकर आरती सिंघानिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने अर्थ के पास आकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, मेरा बच्चा। उन्होंने इतना कहा ही था कि पीछे से उन्हें अक्षत के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो इस वक्त अक्षत लंगड़ाते हुए वार्ड के दरवाजे पर खड़ा था। आरती सिंघानिया घबराते हुए अक्षत के पास आ गई। उन्होंने डरते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? अक्षत ने रोते हुए कहा, सब कुछ अर्थ की वजह से हुआ है मोम, मैं बस कहते हुए को रोने लगा। आरती सिंघानिया ने उसे अपने सीने से लगाकर एक नजर बेहोश अर्थ की तरफ देखा और उसे लेकर उसके वार्ड में आ गई। कुछ देर बाद पूरा सिंघानिया परिवार हॉस्पिटल पहुंच चुका था। अभी तक अर्थ को होश नहीं आया था। अक्षत ने सबको यही कहा था कि अर्थ की वजह से एक्सीडेंट हो गया। सब लोगों को अर्थ पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था और सब ने अक्षत की बात पर यकीन भी कर लिया था, क्योंकि अर्थ हमेशा से ही अग्रेसिव बच्चा था और वह अक्षत के अपने आसपास होने पर हमेशा से गुस्सा करता था। उसके साथ कुछ न कुछ होता ही रहता था। पर सब लोग अर्थ के लिए परेशान भी थे, क्योंकि 2 घंटे के बाद भी उसे होश नहीं आया था। आरती सिंघानिया ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, मेरे बेटे को क्या हुआ है? डॉक्टर ने आरती सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, आप टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, बस सर पर चोट लगी है, इसलिए हमने उन्हें बेहोशी की इंजेक्शन दी है, थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। नर्स ने इतना कहा ही था कि अर्थ के वार्ड से उसके चिल्लाने की आवाज आई। आरती सिंघानिया और नर्स दोनों दौड़ते हुए वार्ड के अंदर आ गई। अर्थ बेड पर बैठकर गहरी गहरी सांस ले रहा था। आरती सिंघानिया ने अर्थ के पास आकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम ठीक हो ना मेरे बच्चे? अर्थ ने उन्हें खुद से दूर करते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, बेबी कहाँ है? अर्थ की बात सुनकर आरती सिंघानिया ने हैरान होते हुए कहा, कौन बेबी? अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, वो बेबी कहाँ है? अर्थ के चिल्लाने की आवाज सुनकर पूरा सिंघानिया परिवार अंदर आ चुका था। राम सिंघानिया ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ अर्थ, आपको क्या चाहिए? अर्थ ने अपने बालों को खींचकर चिल्लाते हुए कहा, बेबी कहाँ है? उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर डॉक्टर ने प्यार से कहा, बेटा चिल्लाओ मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अर्थ ने गुस्से से साइड टेबल से फ्लावर वास उठाकर डॉक्टर की तरफ फेंकते हुए कहा, दूर रहो मुझे। डॉक्टर वक्त पर खुद को बचा नहीं पाए और उनके सर पर वह फ्लावर वास लग गया। अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, अर्थ तमीज से रहो, बदतमीजी करना बंद करो। अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, तो आप ही मुझे बताएं मेरी बेबी कहाँ है? अर्थ की बात का मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, ड्राइवर को बुलाए। अर्थ की बात सुनकर वह ड्राइवर जो कार चला रहा था वह आ गया। उसके माथे पर भी पट्टी बंधी हुई थी। अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, वह बच्ची कहाँ है? अर्थ की बात सुनकर ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, कौन सी बच्ची बाबा? अर्थ ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, वही बच्ची जिसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हमारी कार से हुआ है, कहाँ है वह? अर्थ की बात सुनकर सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, उसे तो पुलिस वाले अपने साथ लेकर चले गए। ड्राइवर की बात सुनकर अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, तुमसे किसने कहा था कि तुम उसे किसी और को दो? मुझे अभी के अभी उसे ला कर दो। अर्थ की बात सुनकर आरती सिंघानिया ने प्यार से कहा, बेटा शांत हो जाओ, और वह बच्ची जिसकी थी उसके पास चली गई होगी, तुम क्यों इसके बारे में पूछ रहे हो? अर्थ ने आरती सिंघानिया की बात को इग्नोर करके गुस्से से कहा, मैंने कहा मुझे वह बच्ची लाकर दो। अर्थ को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर अर्जुन सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी, हम कुछ बोलते नहीं है तो क्या तुम हमेशा इसका फायदा उठाओगे? चुपचाप आराम करो और ठीक होने के बाद घर चलो। वह बच्ची कौन थी, कहाँ गई, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मुझे उसे लाकर दो। कहते हुए उसने साइड टेबल पर रखा हुआ नाइफ उठाकर अपने हथेली पर रखते हुए कहा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं सच में अपनी हथेली काट लूंगा। अर्थ की बात सुनकर सिंघानिया परिवार के लोग डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। अर्जुन सिंघानिया ने एक गुस्से से कहा, पागलपन बंद करो अर्थ, तुम छोटे बच्चे नहीं हो। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, इसलिए मुझे मेरी बेबी लाकर दीजिए वरना मैं सच में यह पागलपन करूंगा। अर्थ की बात सुनकर सिंघानिया परिवार के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी बच्ची जिसे वह जानता भी नहीं है उसके लिए अर्थ ऐसी हरकत क्यों कर रहा है, जबकि आज तक उसे कभी भी किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड 5 बैक ऑन स्टोरी। अर्थ की हरकत देखकर पूरा सिंघानिया परिवार सदमे में जा चुका था। अर्जुन सिंघानिया भले ही अर्थ पर कितना ही गुस्सा क्यों ना करे पर वह अर्थ से बहुत प्यार करते थे। आरती सिंघानिया ने रोते हुए कहा, इसे जो चाहिए वह लाकर दीजिए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अर्जुन सिंघानिया ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, ओके तुम ये पागलपन करना बंद करो, मैं अभी पता लगाता हूँ कि वह लड़की कहाँ है। कहते हुए अर्जुन सिंघानिया ने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, सर उसे तो पुलिस वाले अपने साथ लेकर चले गए, शायद वह पुलिस स्टेशन में होगी, उसके पेरेंट्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। ड्राइवर की बात सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी उसे पुलिस स्टेशन लेने के लिए जा रहा हूँ। अर्थ ने कहा, नहीं मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ, मुझे अपने साथ लेकर चलिए। अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, अर्थ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यहीं पर आराम करो। अर्थ ने भी गुस्से से कहा, मैंने कहा ना मुझे उसके पास जाना है, मतलब जाना है, मुझे अपने साथ लेकर चलिए। आखिर में अर्जुन सिंघानिया को अर्थ की जिद के सामने हार माननी पड़ी। उन्होंने अर्थ के पास आकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम आना चाहते हो तो तुम्हें मेरी गोद में आना होगा। अर्थ ने गुस्से से अपना चेहरा फेरते हुए कहा, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे चलना आता है, मैं चल सकता हूँ। अर्जुन सिंघानिया ने हंसते हुए कहा, तुम छोटे बच्चे नहीं हो यह मैं भी जानता हूँ, पर तुम्हें इस वक्त चोट लगी है, बोलो अगर तुम मेरी गोद में आना चाहते हो तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा वरना नहीं। अर्थ ने गुस्से से अर्जुन सिंघानिया की तरफ देखा। उन्होंने आगे बढ़कर अर्थ को अपनी गोद में उठा लिया। आरती सिंघानिया आंसू भरी आंखों से सब कुछ देख रही थी। वहीं राम सिंघानिया के चेहरे पर काफी अजीब एक्सप्रेशन थे। उन्होंने ड्राइवर की तरफ देखा और आंखों के इशारे से उसे कुछ पूछा। ड्राइवर ने अपना सर झुकाते हुए अपना सर हिला दिया। कुछ ही देर में अर्जुन सिंघानिया अर्थ को लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुके थे। अर्थ चुपचाप खिड़की की तरफ से रखकर बैठा हुआ था। अर्जुन सिंघानिया ने अर्थ के चेहरे की तरफ देखा और धीरे से कहा कि तुम्हें दर्द हो रहा है। अर्थ ने उनके सवाल पर कुछ नहीं कहा। इस वक्त उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। उसे उस छोटी सी बच्ची का मासूम सा चेहरा, उसकी तोतली आवाज में मामा मामा कहना सब कुछ घूम रहा था। अर्जुन सिंघानिया ने अर्थ को जवाब न देते हुए देखकर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उनका यह नालायक बेटा ऐसा ही था। उन्होंने अपना मोबाइल निकालकर इंस्पेक्टर को कॉल किया। दूसरी तरफ से कोई कॉल उठा ही नहीं रहा था। अर्जुन सिंघानिया को गुस्सा आ रहा था पर इस वक्त वह गुस्से से काम नहीं ले सकते थे। 1 घंटे के बाद अर्जुन सिंघानिया की कार पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर दरवाजा खोल दिया। अर्थ बिना अर्जुन सिंघानिया का इंतजार किया दरवाजा खुलते ही दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर भागा। अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, अर्थ रुको, पर अर्थ ने उनकी बात नहीं सुनी। अर्थ को अंदर आते हुए देखकर पुलिस स्टेशन के चौकीदार ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, छोटे बच्चे तुम कहाँ अंदर आ रहे हो? यह कोई गार्डन नजर आ रहा है तुम्हें जो तुम घूमने के लिए अंदर आ रहे हो? ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे नहीं आते। खुद के लिए छोटा बच्चा सुनकर अर्थ ने गुस्से से कहा, बिल्कुल चुप, मैं यहाँ पर अपनी बेबी को लेने के लिए आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। अर्थ की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने गुस्से से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। अर्थ ने अपने हाथ की तरफ देखा और अपने पैरों को ट्वीट करके एक जोरदार लात इंस्पेक्टर के पैरों पर मार दी। इंस्पेक्टर के मुंह से एक चीख निकल गई। इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा, पकड़ो इस बदतमीज बच्चे को। उन्होंने इतना कहा ही था कि पीछे से अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, हिम्मत भी मत करना, अर्जुन सिंघानिया का बेटा है वह। अर्जुन सिंघानिया की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर ने डरते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखकर कांपती हुई आवाज में कहा, मिस्टर सिंघानिया आप यहाँ पर? क्या यह आपका बच्चा है? अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से अर्थ के पास आते हुए कहा, मैंने कहा था ना मेरे लिए रुको, पर तुम्हें ही कुछ ज्यादा जल्दी थी। अर्थ ने उनकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, इसे पूछिए मेरी बेबी कहाँ है? अर्थ की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने कंफ्यूज होते हुए कहा, बेबी ये कौन है? अर्थ ने गुस्से से कहा, मुंबई इंटरनेशनल स्कूल के रास्ते पर दोपहर में एक एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में एक औरत और आदमी की जान चली गई थी, वहां पर एक छोटी सी बच्ची थी, वह बच्ची कहाँ है? अर्थ की बात सुनकर इंस्पेक्टर को जैसे कुछ याद आया। उन्होंने कहा, वह छोटी सी बच्ची, उसे तो हमने अनाथ आश्रम भेज दिया। इंस्पेक्टर की बात सुनकर अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी को अनाथ आश्रम भेजने की?
अर्थ की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, पर वह बच्ची अनाथ हो चुकी है, उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स थे, उसके पेरेंट्स ने भागकर शादी की थी जिस वजह से उसकी फैमिली में कोई और नहीं है, हम उसे पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते थे, इसलिए हमने उसे अनाथ आश्रम भेज दिया। अर्थ ने गुस्से से कहा, कौन से अनाथ आश्रम में है वह? इंस्पेक्टर ने कहा, आशियाना अनाथ आश्रम। अर्थ ने अर्जुन सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आशियाना अनाथ आश्रम लेकर चलिए। अर्जुन सिंघानिया अर्थ के चेहरे की बेचैनी देखकर हैरान थे। अर्थ को आज से पहले उन्होंने गुस्से के अलावा कोई भी इमोशन एक्सप्रेस करते हुए नहीं देखा था, ना वह कभी हंसता था ना कभी वह रोता था, वह सिर्फ गुस्सा करता था। अर्जुन सिंघानिया को कुछ ना बोलते हुए देखकर अर्थ ने उनके हाथ को हिलाकर चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा मुझे अनाथ आश्रम लेकर चलिए। अर्जुन सिंघानिया जैसे होश में वापस आए, उन्होंने अर्थ की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर चुपचाप गाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ने लगे। उन्होंने अपने बेटे के चेहरे की तरफ देखा, उनका बेटा आज उन्हें बेचैन दिख रहा था। उन्होंने खुद से कहा, एक अजनबी लड़की जिसे ये जानता भी नहीं है, उसके लिए यह इतना पागल क्यों हो रहा है, भगवान आखिर चल क्या रहा है। ये सब कुछ कहते हुए अर्जुन सिंघानिया अर्थ को लेकर गाड़ी के अंदर आकर बैठ गए। अर्थ बेचैनी सी गाड़ी से बाहर देख रहा था, उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने बार बार उस छोटी सी बच्ची का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अर्जुन सिंघानिया अर्थ के चेहरे की तरफ ही देख रहे थे, वह कुछ कहना चाहते थे पर वह जानते थे कि उन्हें अपने सवाल के बदले जवाब नहीं मिलने वाला है। करीब 1 घंटे के बाद अर्जुन सिंघानिया की गाड़ी मुंबई के बाहर बने आशियाना अनाथ आश्रम के सामने आकर रुकी। यह अनाथ आश्रम सिंघानिया परिवार के ट्रस्ट के अंदर ही आता था। अर्जुन सिंघानिया को देखते ही गेट पर मौजूद गार्ड ने सलाम करते हुए कहा, अर्जुन साहब। अर्जुन सिंघानिया ने गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, कुछ जरूरी काम था। कहते हुए उन्होंने देखा तो अर्थ गाड़ी का दरवाजा खोलकर दौड़ता हुआ अनाथ आश्रम के अंदर चला गया था। सिंघानिया परिवार हमेशा से ही गरीबों को कई सारी चीज डोनेट करता था और यहाँ पर हर साल हर किसी के जन्मदिन पर कपड़े और काफी कुछ बांटा जाता था, पर अर्थ आज से पहले कभी भी यहाँ पर नहीं आया था। अर्जुन सिंघानिया भी दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। अर्थ तेजी से दौड़ता हुआ अनाथ आश्रम के अंदर आ गया, जहां पर छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। अर्थ बेचैनी से चारों तरफ सिर्फ उस छोटी सी बच्ची को ढूंढ रहा था। काफी देर तक सभी बच्चों में उसे तलाश करने के बाद भी अर्थ को वह नजर नहीं आई। उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरी बेबी कहाँ है? पीछे से अर्जुन सिंघानिया ने अर्थ के पास जाते हुए कहा, तुम शांत हो जाओ, वह यही कहीं होगी, मैं पूछता हूँ, पर तुम अपने अग्रेशन को कम करो, हर जगह गुस्सा दिखाना जरूरी नहीं होता। अर्जुन की बात सुनकर अर्थ ने कुछ नहीं कहा, वह बस बेचैनी से सभी बच्चों में उस छोटी सी बच्ची को ढूंढ रहा था। तभी एक औरत अर्जुन सिंघानिया के सामने आ गई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, अर्जुन साहब आप यहाँ पर? यह अनाथ आश्रम की केयरटेकर थी, इनका नाम करुणा जी था। करुणा जी की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, करुणा, क्या आज यहाँ पर कोई छोटी बच्ची आई है? अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर करुणा जी ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ आज यहाँ पर 3 छोटी बच्ची आई है। आप कौन सी वाली बच्चों की बात कर रहे हैं? अर्थ जो कि अब तक चुप था, उसने बेचैनी से कहा, उसकी नीली आंखें थी, उसका छोटा सा चेहरा दिया, वह बिल्कुल एंजल की तरह ब्यूटीफुल थी, कहाँ है वह? अर्थ की बात सुनकर करुणा जी ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा वह बच्ची, वह तो बहुत रो रही है, पता नहीं क्या हुआ है, हम काफी देर से उसे चुप करने की कोशिश कर रहे हैं पर वह चुप ही नहीं हो रही है। उसकी उम्र शायद 2.5 से 3 साल के पास है। करुणा जी की बात सुनकर अर्थ ने उनके हाथ को पकड़कर खींचते हुए कहा, कहाँ है वह? मुझे उसके पास लेकर चाहिए। करुणा जी ने हैरानी से अर्थ की तरफ देखा। अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा कि आपको सुनाई नहीं देता, मैंने कहा मुझे उसके पास लेकर चलिए। अर्जुन जी ने कहा, लेकर चलिए, यह मेरा छोटा बेटा है। करुणा जी ने जैसे ही यह सुना उन्होंने कहा, जी अर्जुन सर। कहते हुए करुणा जी अर्थ और अर्जुन को लेकर अनाथ आश्रम के एक रूम में आ गई, जहां पर एक बच्ची जोर जोर से रो रही थी और एक केयरटेकर जिसकी उम्र 25 से 26 साल के आसपास होगी गुस्से से उसे घूर रही थी। उस लड़की ने उस बच्ची के गाल पर एक चांटा मारते हुए कहा, कितनी देर से चुप करा रही हूँ पर तू है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। गला फाड़ फाड़ कर पूरा अनाथ आश्रम सर पर उठा लिया है तूने। उस लड़की के चांटा मारते ही वह छोटी सी बच्ची और जोर जोर से रोने लगी। अर्थ जो कि अभी अभी दरवाजे पर पहुंचा था, जैसे ही उसने ये देखा उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तेज कदमों से चलता हुआ अंदर आ गया। उसने उस छोटी सी बच्ची को झटके से अपने सीने से लगाते हुए कहा, बेबी डॉन टकराए, मैं आ गया हूँ। अर्थ को अपने पास देखकर वह बच्ची अपनी नीली नीली आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए तोतली आवाज में कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, मम्मा मम्मा ताहिए। अर्थ ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, डॉन टकराए, मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूंगा, रोना बंद करो। अर्थ की बात सुनकर वह बच्ची उसके सीने में अपना छोटा सा चेहरा छुपाकर सीसकने लगी। वही करुणा जी ये देखकर हैरान थी, क्योंकि इस बच्ची को यहाँ पर आकर 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था, पर ये लड़की चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
करुणा जी खुद परेशान हो गई थी। उन्होंने उस लड़की की तरफ देखा, उन्होंने भी उस छोटी सी बच्ची को मारते हुए देख लिया था। उन्होंने गुस्से से कहा, छवि, यहाँ पर तुम्हें बच्चों का ध्यान रखने के लिए रखा गया है, उनके साथ इस तरह से बर्ताव करने के लिए नहीं। क्या तुम्हें नजर नहीं आता वह बच्ची कितनी छोटी है? छवि ने अपना चेहरा झुकते हुए कहा, मैं तो बस उसे चुप कर रही थी, ये लड़की रो रही थी इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने इतना कहा ही था कि अर्थ ने उस छोटी सी बच्ची को खुद से दूर करके पलटकर उसे लड़की की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी को मारने की? कहते हुए उसके बालों को पकड़कर खींच लिया। अर्जुन सिंघानिया ने जैसे ही ये देखा, उन्होंने गुस्से से कहा, अर्थ, यह क्या कर रहे हो तुम? अर्थ ने अर्जुन सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, इसे अभी के अभी यहाँ से निकालिए वरना मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अर्थ की गुस्से भरी आवाज सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने हैरानी से अपने बेटे की तरफ देखा। उनका बेटा हमेशा से ही बागी था, ना वह किसी की सुनता था, ना उसे किसी से कोई मतलब था, पर वह अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, करुणा जी, आप इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से निकाल दीजिए। छवि ने रोते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं अगली बार से ऐसा कभी नहीं करूंगी। अर्जुन सिंघानिया कुछ कहते इससे पहले ही अर्थ ने कहा, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना चलने लायक नहीं रहोगी। अर्थ की आवाज में एक अजीब सा गुस्सा था जिसे महसूस करके छवि चुपचाप डर के मारे चुप हो गई। तभी वह बच्ची, जो कि अर्थ के दूर करने की वजह से चुपचाप थी और जोर जोर से रोने लगी। अर्थ ने उसे अपनी गोद में उठाकर प्यार से उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं आ गया हूं ना बेबी डॉन, ती क्राई, क्या तुम्हें भूख लगी है? अर्थ की बात सुनकर वह बच्ची अर्थ के चेहरे को देखने लगी। उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से अर्थ के गालों को टच करते हुए कहा, ख्वा डॉट डॉट डॉट। हे शको बुबू तहिए। उस बच्ची के टूटे फूटे शब्द समझकर अर्थ में साइड में रखी हुई दूध की बोतल उठाकर उसके मुंह में डाल दी। वह बच्ची भी चुपचाप अर्थ के हाथ से दूध पीने लगी। उसने अपना सर अर्थ के सीने पर रखा हुआ था और अर्थ उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे दूध पिला रहा था। करुणा जी और अर्जुन सिंघानिया हैरानी से ये सब कुछ देख रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड 6 ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अर्थ प्यार से उस छोटी सी बच्ची के सर पर हाथ फेर रहा था। दूध पीते पीते ही वह बच्ची अर्थ के सीने पर अपना सारा रखकर सो गई। उसके हाथ से दूध की बोतल छूटकर नीचे गिरने की वाली थी कि अर्थ ने उसे संभाल लिया। अर्जुन सिंघानिया, जो कि अब तक चुप थे, उन्होंने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, अब तुमने इसे देख लिया, अब चलो यहाँ से। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, सो रही है मेरी बेबी, चुप रहिए। कहते हुए अर्थ ने दूध की बोतल को साइड में रखा और उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में लेकर खड़ा हो गया। अर्जुन सिंघानिया समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर अर्थ करना क्या चाहता है। अर्थ ने पूरे रूम में नजर घुमा कर देखा, उसे एक छोटा सा क्लीन बेड नजर आया। उसने उस बच्ची को वहां पर लिटाकर उसके माथे पर किस करके उसे अच्छे से कंबल से ढक दिया। अर्जुन सिंघानिया के लिए ये किसी सदमे से काम नहीं था। उनका बेटा, जो कभी खुद को किसी को किस नहीं करने देता था, ना दूसरों को अपने आसपास भटकने देता था, आज उसने खुद एक छोटी सी अनजान बच्ची को इस तरह से किस किया था। करुणा जी भी चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। अर्थ ने अर्जुन सिंघानिया के पास आकर उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मैं यहाँ से अकेला नहीं आऊंगा। अर्जुन ने अर्थ की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अर्थ ने दूर सो रही उसे छोटी सी बच्ची की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बेबी मेरे साथ रहेगी सिंघानिया मेंशन में। अर्जुन सिंघानिया ने जैसे ही यह बात सुनी, उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम एक अनाथ बच्ची को हमारे घर पर लाना चाहते हो? खुद के भाई बहनों से तो तुम्हें कोई प्यार है नहीं, और इस लावारिस बच्ची के लिए तुम्हारे अंदर इतना प्यार कहां से जाग गया? अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। मेरी बेबी का बारे में किसी के मुंह से कोई बकवास बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। मैंने कहा ना, वह मेरी बेबी है और उसे मैं अपने साथ रखूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ आऊं तो आपको मुझे उसे भी अपने साथ लेकर आने की इजाजत देनी होगी। अर्जुन सिंघानिया का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था, पहले से ही अर्थ की हरकतें और ऊपर से अब उसकी यह नई जिद। उन्होंने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी यह बकवास जिद को बिल्कुल भी पूरी नहीं करने वाला, चुपचाप घर चलो, यहाँ पर उसकी केयर करने के लिए काफी सारे लोग हैं। अनाथ आश्रम में हजारों बच्चे हैं, क्या हम सबको अपने घर पर रखेंगे? नहीं ना, तो उसे यहीं पर छोड़ दो, करुणा जी उसका ध्यान रख लेंगे। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर करुणा जी ने कहा, जी छोटे साहब, हम उसका ध्यान रख लेंगे। अर्थ ने गुस्से से कहा, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, मतलब लेकर जाऊंगा। अर्थ की जिद देखकर अब अर्जुन सिंघानिया इरिटेट हो रहे थे। वह उसे कुछ कहने ही वाले थे कि उनका मोबाइल बजने लगा। उन्होंने एक नजर गुस्से से अर्थ की तरफ देखा और मोबाइल लेकर रूम से बाहर चले गए। करुणा जी बस अर्थ को देख रही थी। अर्थ ने उन्हें घूरकर देखा, बेचारी चुपचाप डर के मारे वहां से बाहर चली गई।
अर्थ बेड पर आकर उस छोटी सी बच्ची के पास बैठ गया। उसने उसके गालों को टच करते हुए, बच्चे डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, तुम्हें रोना नहीं है, मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाऊंगा, ओके कहते हुए अर्थ उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखने लगा। तभी उसका ध्यान उसके गले में पहने छोटे से पेंडेंट पर गया। उसने पेंडेंट को निकाल कर देखा तो ये सोने का एक बेहद खूबसूरत सा पेंडेंट था, जिसमें काफी बारीक लहजे में लिखा हुआ था, ख्वाहिश। अर्थ ने उस छोटी सी बच्ची के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हारा नाम ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश। कहते हुए अर्थ के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी, जो इतनी छोटी थी कि अगर कोई ध्यान से देखे तभी उसे नजर आए। अर्थ बस उसके प्यार से चेहरे को निहार रहा था, जैसे उसे उसके चेहरे को निहार कर सुकून मिल रहा हो। दूसरी तरफ बाहर आकर अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, पापा, अर्थ का दिमाग खराब हो चुका है, वह इस अनाथ बच्ची को घर लाना चाहता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसे हुआ क्या है। पहले तो किसी के साथ इस तरह से अटैचमेंट फील नहीं करता था, यहाँ तक कि आज तक इसने दोस्त भी नहीं बनाया है। अचानक से क्या हुआ है इसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो ये लड़का इतना जिद्दी है कि कोई बात सुनता नहीं है। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर राम सिंघानिया, जो कि इस वक्त सिंघानिया मेंशन के लिविंग रूम में बैठे हुए थे, उन्होंने गुस्से से कहा, क्या तुमने पता किया? उस बच्ची का कोई रिश्तेदार हो तो उसे उसके घर भेज दो, ये बहाना बनाकर हम अर्थ को उससे दूर कर सकते हैं। हम इस तरह से किसी अनाथ बच्ची को अपने घर में नहीं आने देंगे। अर्जुन सिंघानिया ने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने पता करने की कोशिश की है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके पास पेरेंट्स थे, बाकी परिवार के लोग कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता, और पेरेंट्स की डेथ के बाद अब वह लड़की अनाथ हो चुकी है। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर राम सिंघानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। तभी उनके बगल में बैठी आरती सिंघानिया ने कहा, पापा, हमें बात करने दीजिए। राम सिंघानिया ने अपना मोबाइल आरती सिंघानिया को दे दिया। आरती सिंघानिया ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अर्जुन, क्या हुआ है, हमें बताए। अर्जुन सिंघानिया ने आरती को सब कुछ बता दिया। कुछ सोचकर आरती ने कहा, अगर अर्थ जिद कर रहे हैं तो आप उनकी बात मान लीजिए। आप जानते हैं ना, वह पीछे हटने वालों में से नहीं है। अगर आपने मना किया तो वह भी अनाथ आश्रम में ही रहेंगे, और हम हमारे बच्चे को ऐसे कहीं भी नहीं रहने दे सकते। आरती की बात सुनकर अर्जुन ने गुस्से से कहा, आरती, तुम समझ रही हो कि तुम क्या कह रही हो? अभी उसे बच्ची को मिलकर ठीक से एक दिन भी नहीं हुआ है, और यह इसके लिए हमारे साथ लड़ाई कर रहा है। अगर यह ज्यादा दिन तक अर्थ के साथ रही तो पता नहीं अर्थ क्या करेगा। हमें किसी भी कीमत पर इसे अर्थ से दूर करना ही होगा। अर्जुन की बात सुनकर आरती ने रोते हुए कहा, जो करना है कीजिए, बस मुझे मेरा बेटा वापस घर पर चाहिए। कि कहकर आरती सिंघानिया ने राम सिंघानिया को मोबाइल दे दिया। राम सिंघानिया ने कुछ सोचते हुए कहा, आप एक काम कीजिए, आप अर्थ की बात मानकर उसे लेकर घर आ जाए। हमें क्या करना है यहाँ बाद में सोच लेंगे, और उस बच्ची का इंतजाम भी कर देंगे। राम सिंघानिया की बात सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने कहा, ठीक है। कुछ देर बाद अर्जुन सिंघानिया अंदर आ गए। उन्होंने देखा अर्थ अभी भी उसे बेड पर बैठकर उस बच्ची के सर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। अर्थ के चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था, जो कि शायद अर्जुन सिंघानिया ने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। एक पल के लिए तो वह अपने बेटे को देखते ही रह गए। अगले ही पल उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, तुम इसे लेकर घर चल सकते हो। अर्थ ने जैसे ही यह सुना, उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर अर्जुन सिंघानिया की तरफ देखकर एक क्रीपी स्माइल पास कर दी, जैसे कह रहा हो, आखिर आपको मेरे सामने हार माननी ही पड़ी। अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से अपना चेहरा फेर लिया। अर्थ ने उस नन्ही सी बच्ची की तरफ देखते हुए कहा, ख्वाहिश, बच्चे अपनी आंखें खोलो। बच्चा अर्थ के आवाज देने पर वह छोटी सी बच्ची नींद में ही कुनमुनाने लगी। अर्थ ने प्यार से उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे उसी तरह से अपने सीने से लगाकर उस रूम के बाहर आ गया। अर्जुन सिंघानिया अपने बेटे की हरकतें देखकर सदमे में जा चुके थे, इसलिए वह भी चुपचाप बाहर आ गए। कुछ देर बाद अर्जुन सिंघानिया, अर्थ और ख्वाहिश तीनों अर्जुन सिंघानिया की गाड़ी में बैठे हुए थे। अर्थ ने अभी भी ख्वाहिश को अपने सीने से लगाया हुआ था, तभी नींद में ही उसे ख्वाहिश के कुनमुनाने की आवाज सुनाई दी। अर्थ ने देखा तो वह छोटी सी शहजादी अपनी आंखें खोलकर अपनी नन्ही नन्ही मुट्ठियों से अपनी आंखों को मसल रही थी। अर्थ ने प्यार से कहा, ख्वाहिश। ख्वाहिश ने अपनी तोतली आवाज में कहा, माँ ताहा है। अर्थ ने प्यार से कहा, हम घर जा रहे हैं। ख्वाहिश बस अर्थ के चेहरे को देखने लगी और अपनी छोटी छोटी उंगलियां उसके गाल पर चलने लगी। अर्थ बस प्यार से छोटी सी ख्वाहिश को देख रहा था। वही अर्जुन सिंघानिया को गुस्सा आ रहा था। ख्वाहिश अपने छोटे छोटे हाथों से कभी अर्थ के बाल खींचती तो कभी उसके गाल। अर्थ, जो अपनी बहनों को, अपने भाइयों को अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इस वक्त इस छोटी सी शैतान की सारी हरकतें बर्दाश्त कर रहा था। ख्वाहिश ने ताली बजाते हुए कहा, चॉकलेट चाहिए। अर्थ बस उसकी मासूम मुस्कुराहट की तरफ देख रहा था, जो कि उसे सुकून दिला रही थी। अर्थ ने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, कोई शॉप देखकर गाड़ी रोकिए। अर्थ की बात सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, क्या करना है तुम्हें? अर्जुन की बात पर अर्थ ने उसे नन्ही सी बच्ची के गालों को टच करते हुए कहा, बेबी के लिए चॉकलेट लेनी है, बेबी चॉकलेट खाएगी ना? अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश खिलखिलाकर हंसने लगी और तालियां बजने लगी। इस वक्त वह काफी क्यूट और प्यारी लग रही थी, हालांकि उसकी फ्रॉक हल्की मैली हो चुकी थी।
पूरी गाड़ी में ख्वाहिश के खिलखिलाने की आवाज गूंज रही थी। वह अपने छोटे छोटे हाथों से अर्थ के बालों को पकड़कर खींच रही थी, पर अर्थ बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहा था। अर्जुन सिंघानिया ने खुद से कहा, खुद के भाई बहनों से ऐसी चिढ़ता है जैसे कांटे लगे हैं उनके अंदर, और इस अनाथ बच्ची के साथ कितने अच्छे से बर्ताव कर रहा है ये नालायक। सोचते हुए वह घूर कर ख्वाहिश को देखने लगे। इस बात से तो वह भी इनकार नहीं कर सकते थे कि यह बच्ची काफी ज्यादा क्यूट थी, पर फिर भी थी तो वह एक अनाथ बच्ची। अर्जुन सिंघानिया को ऐसे बच्चों को अपने घर में रखने का कोई शौक नहीं था। अर्थ तो जैसे ख्वाहिश के साथ किसी और की दुनिया में था, उसे किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं था। कुछ दूरी पर ड्राइवर ने गाड़ी रोककर कई सारी चॉकलेट्स लाकर अर्थ को दे दी। अर्थ ने एक चॉकलेट की रैपर निकालकर ख्वाहिश को देते हुए कहा, बेबी ये लो। ख्वाहिश ने अपने नन्हे नन्हे हाथों में चॉकलेट लिया और उसे खाने लगी, और चॉकलेट खाते हुए अपना पूरा चेहरा गंदा कर चुकी थी, पर अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गंदगी से सख्त नफरत करने वाले अर्थ की हरकतें अब अर्जुन सिंघानिया को इरिटेट कर रही थी। वह चाहते थे कि अर्थ इस बच्ची को खुद से दूर कर दे। अब तक उनकी गाड़ी सिंघानिया मैंशन के सामने आकर रुक चुकी थी। अर्जुन सिंघानिया ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें होश भी है कि हम घर पहुंच चुके हैं? कहते हुए वह गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। अर्जुन ने एक हाथ से चॉकलेट की बैग को पकड़ा और दूसरे हाथ से ख्वाहिश को संभालते हुए वह गाड़ी से बाहर आ गया। बाहर आते ही ख्वाहिश अपनी बड़ी बड़ी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर आसपास के नजरों को देखने लगी। वह 3 साल की थी, इसलिए उसे थोड़ी बहुत बातें तो समझ आती थी। उसने धीरे से कहा, ये हमारा घर नहीं है। अर्जुन ने उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, आज से ये तुम्हारा ही घर है बेबी, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपनी तोतली आवाज में कहा, बेबी को मम्मा के पास जाना है। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ चुप हो गया। वह छोटी सी बच्ची को क्या बताता कि अब उसकी माँ दुनिया में थी ही नहीं। अर्थ ने प्यार से कहा, आपको चॉकलेट चाहिए ना? ये सारे अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो मेरी बात माननी पड़ेगी। अर्थ की बात सुनकर और चॉकलेट का देखकर ख्वाहिश की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, चॉकलेट चाहिए? अर्थ ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, तो आप मेरी सारी बात मानोगी ना? ख्वाहिश ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मैं सारी बातें मानूंगी, मुझे चॉकलेट दोगे ना? अर्थ ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, अर्थ तुम्हें घर के अंदर चलना है या फिर यहीं पर इस लड़की के साथ बातें करनी है? अर्थ ने अपना सर हिलाया और ख्वाहिश को उसी तरह से अपने सीने से लगाकर मेंशन के अंदर अपने कदम बढ़ने लगा। ख्वाहिश अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चॉकलेट खाते हुए मेंशन को देख रही थी। उसका पूरा मुंह चॉकलेट से सना हुआ था, यहाँ तक कि उसके हाथों पर भी चॉकलेट लगी हुई थी। ख्वाहिश के अर्थ के करीब होने की वजह से अर्थ की शर्ट पर भी चॉकलेट के दाग थे, पर अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अंदर आते ही सिंघानिया परिवार ने जब अर्थ की गोद में बच्ची को देखा, सबकी आंखें छोटी हो गई। वह जानते थे कि अर्थ बच्ची को लेकर आने वाला है, पर उन्हें नहीं पता था कि अर्थ इस तरह से बर्ताव करेगा। आरती सिंघानिया तो खुद सदमे में थी। उनका बेटा जो गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसकी गोद में इस वक्त एक छोटी सी बच्ची थी जिसने खुद को चॉकलेट से पूरी तरह से नहला लिया था और अर्थ की शर्ट पर अपने हाथ साफ कर रही थी। अक्षत भी अपने दादाजी के बगल में बैठकर गुस्से से अर्थ को घूर रहा था। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड 7। अर्थ ख्वाहिश को अपनी गोद में लेकर मेंशन के दरवाजे के सामने खड़ा था। पीछे से अर्जुन सिंघानिया भी उसके पीछे आ गए। उन्होंने घर वालों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे और फिर अर्थ की तरफ देखा, जिसकी गोद में छोटी सी ख्वाहिश ने चॉकलेट से अपना पूरा चेहरा गंदा कर लिया था, यहाँ तक कि वह अपने चॉकलेट से सने हाथ अर्थ की शर्ट पर भी पोंछ रही थी, पर अर्थ शांति से खड़ा था। अर्जुन सिंघानिया ने राम सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, मैंने आपके इस बागी पोते की बात मानकर इसे इस अनाथ लड़की को घर में लाने की इजाजत दे दी है। देखिए आपका प्यारा पोता जो अपने भाई बहनों को अपने आसपास भी नहीं आने देता, किस तरह से एक अनाथ लड़की को अपने सीने से चिपकाकर घूम रहा है जैसे वह कोई कोहिनूर का हीरा हो। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर राम सिंघानिया ने कुछ नहीं कहा। धानी और अनु दोनों घूर घूर कर ख्वाहिश की तरफ देख रही थी, क्योंकि उन्हें वह छोटी सी बच्ची अपने भाई की गोद में बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वह दोनों बचपन से अर्थ के साथ खेलना चाहती थी, पर अर्थ कभी भी उन्हें अपने आसपास नहीं आने देता था। वही धैर्य बड़ी बड़ी आंखों से ख्वाहिश की नीली नीली आंखों को देख रहा था। उसने धानी और अनु की तरफ देखते हुए कहा, वह कितनी क्यूट है ना? धानी और अनु ने एक साथ कहा, आप उसे क्यूट कैसे कह सकते हो भाई, वह बहुत बुरी बच्ची है, देखो कितनी गंदी है। धनी की बात पर धैर्य ने हंसते हुए कहा, अरे वह छोटी है, छोटे बच्चों को नहीं पता होता कि वह क्या कर रहे हैं, तुम उसे गंदा कैसे कह सकती हो? तीनों बच्चे आपस में ही लड़ाई कर रहे थे। वही अक्षत सोफे पर बैठकर घूर घूर कर ख्वाहिश और अर्थ को देख रहा था। अर्थ ने अपने परिवार वालों की तरफ देखते हुए कहा, आज के बाद मेरी बेबी को आप में से कोई भी अनाथ नहीं कहेगा। कहते हुए अर्थ ख्वाहिश को अपने सीने से लगाकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। पीछे से आरती जी ने उसे रोकते हुए कहा, क्या आप हमेशा इसे अपने साथ रखना चाहते हैं?
आरती जी का सवाल सुनकर सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे और फिर अर्थ की तरफ। अर्थ ने पीछे पलटकर आरती जी की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूँ तो इसका यही मतलब है, ना कि मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। आप जानना क्या चाहती है? आरती सिंघानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उनका बेटा एक अजनबी बच्ची को घर पर उठाकर लेकर आया था और वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राम सिंघानिया ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, अर्थ, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसका आप बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं। हमने सिर्फ इस बच्ची को घर लाने की इजाजत दी है, पर यह हमारे साथ इस मेंशन में नहीं रहेगी। इसे किसी सर्वेंट को दे दो, ये सर्वेंट क्वार्टर में रहेगी। आपको अगर इससे मिलना हो तो आप मिलने के लिए जा सकते हो या फिर इसे थोड़ी देर के लिए घर पर बुला सकते हो, पर हम इस तरह से किसी अनाथ बच्ची को अपने घर पर नहीं रहने देंगे। राम जी की बात सुनकर अर्थ ने गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपनी बेबी के बिना नहीं रहूंगा, और अगर आप इसे सर्वेंट क्वार्टर में रखना चाहते हैं तो ठीक है, मैं भी इसके साथ वहीं पर शिफ्ट हो जाऊंगा। अर्थ की जिद देखकर अब सिंघानिया परिवार को गुस्सा आ रहा था। अर्जुन सिंघानिया ने राम सिंघानिया की तरफ देखते हुए देखा, पापा, मैंने कहा था ना, ये लड़का एक दिन हमें ऐसे ही सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि यह इतना अजीब क्यों है। अक्षत और अर्थ दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, दोनों मेरे और आरती के ही बच्चे हैं, पर दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा अक्षत कभी भी इस तरह की बेफिकुल जिद नहीं करता, हमारी सारी बातें मानता है, कभी गुस्सा भी नहीं करता, और ये लड़का ये तो जैसे कसम खाकर पैदा हुआ है कि पूरे खानदान को परेशान करेगा। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मिस्टर सिंघानिया, जब आप जानते हैं कि मैं किसी की नहीं सुनता तो क्यों बेफिजूल में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल मेरी बेबी को नींद आ रही है, इसलिए आप सबके साथ बकवास करने का मेरा मूड नहीं है। मैं उसे लेकर अपने रूम में जा रहा हूँ, बाकी की बकवास बाद में कंटिन्यू करते हैं, कहते हैं कहकर अर्थ सबको इग्नोर करते हुए ख्वाहिश को अपनी गोद में लेकर वहां से ऊपर चला गया। वही ख्वाहिश को किसी की बातें समझता नहीं आ रही थी, पर वह अपनी नीली नीली आंखों से सबको टुकुर टुकुर देख रही थी। साथ ही वह अपने छोटे छोटे हाथों से अर्थ के सीने पर भी मार रही थी। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखकर छोटी सी स्माइल के साथ कहा, डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ना तुम्हें कभी खुद से दूर जाने दूंगा। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने तोतली आवाज में कहा, मामा मामा। ख्वाहिश के मुंह से फिर से मामा सुनकर अर्थ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे नहीं पता था कि वह क्या करने वाला है, पर उसे यह पता था कि वह ख्वाहिश को अब खुद से दूर नहीं जाने वाला है। भले ही पूरी गलती उसकी नहीं थी, पर आज इस छोटी सी बच्ची के अनाथ होने के पीछे जितनी गलती अक्षत की थी, उतनी ही गलती उसकी भी थी। अर्थ ख्वाहिश को लेकर अपने रूम में आ गया। उसका रूम जो हमेशा अंधेरे में डूबा हुआ रहता था, ख्वाहिश के अंदर आते ही उसने अपनी रूम की सारी लाइट्स ऑन कर दी और ख्वाहिश को बेड पर बैठा दिया। अर्थ का किंग साइज बेड काफी बड़ा था। अर्थ के बिठाते ही ख्वाहिश वहां पर कूदने लगी। अर्थ ने ख्वाहिश को देखते हुए कहा, बेबी, मस्ती मत करो। ख्वाहिश ने अपनी तोतली आवाज में कहा, खेलना है खेलना है। अर्थ ने एक नजर ख्वाहिश की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने कुछ देर तक सोचा और अपने टेबल पर रखे हुए उसे अजीब से दिखने वाले मोबाइल के पास आ गया। उसने एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से डीजे ने कॉल उठाते हुए कहा, बोलो मेरे शेर, कैसे याद किया डीजे को? अर्थ ने एक नजर ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, डीजे, आप किसी के हाथों से 3 साल की उम्र की बच्ची के लिए जरूर की सारी चीज, कपड़े और इस्तेमाल की जाने वाली सारी चीजें मेंशन भिजवा दीजिए। अर्थ की बात सुनकर कुछ देर तक दूसरी तरफ से किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद डीजे ने हैरानी से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? 3 साल की बच्ची? तुम कहाँ से बच्ची को चुरा कर लेकर आ गए? डीजे की बात सुनकर अर्थ ने गुस्से से कहा, बकवास बंद कीजिए, मैं क्यों बच्चे चुराऊंगा? डीजे ने सीरियस लहजे में कहा, तो फिर यह सब किसके लिए? जहां तक हमें पता है धानी 5 साल की है और आप तो उसे अपने पास भी नहीं आने देते, फिर यह सब किसके लिए चाहिए? अर्थ ने इरिटेट हुए कहा, मैं आपको सारी बातें बाद में बताऊंगा, जितना कहा है उतना कीजिए। अर्थ को गुस्सा होते हुए देखकर डीजे ने कहा, ठीक है, मैं आधे घंटे में मेंशन में सब कुछ भिजवा दूंगा, पर पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। अर्थ ने एक नजर ख्वाहिश की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा ही हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने मुंह बनाते हुए, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में चलता क्या रहता है। एक्सीडेंट हुआ, इसमें अच्छी बात कौन सी है? वैसे मैंने सुना कि जिस कार से तुम्हारी कार की टक्कर हुई थी, उस कार के अंदर के लोग ऑन द स्पॉट मर गए। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, उस कार में एक छोटी बच्ची थी, वह बच गई है। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने हैरानी से कहा, कहीं तुम उसी बच्ची को उठाकर घर तो नहीं लेकर आ गए ना? डीजे के सवाल पर अर्थ ने कुछ नहीं कहा। डीजे को उसका जवाब मिल चुका था। डीजे ने हैरानी से कहा, क्या तुम सच में छोटी सी बच्ची को अपने घर पर रखने वाले हो? और क्या तुम्हारे आदर्शवादी खानदान के लोगों ने किसी अनाथ बच्ची को घर पर रखने की इजाजत दे दी? क्योंकि दुनिया के सामने चाहे तुम्हारा परिवार कितना ही दिखावा क्यों न कर ले, उनकी फितरत कैसी है यह मैं अच्छे से जानता हूँ।
अर्थ ने सीरियस लहजे में कहा, मुझे उन लोगों की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब वह मेरे साथ रहेगी, वह मेरी बेबी है। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो अपनी बच्चे की तस्वीर हमें भी भेज दो, हम भी देख ले कि ऐसी कौन सी छोटी सी परी है जो शैतान के साथ रहने वाली है। अर्थ ने डीजे को ढूंढते हुए कहा, आपने मुझे शैतान कहा। दूसरी तरफ से डीजे ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम शैतान नहीं हो? अर्थ ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, यू आर राइट, आई एम ए डेविल ऑफ माई ओन वर्ड। कहते हुए अर्थ ने वीडियो कॉल ऑन कर दिया और वह मोबाइल लेकर बेड के पास आ गया। दूसरी तरफ एक 55 से 60 साल की उम्र का हैंडसम आदमी बैठा हुआ था जो दिखने में किसी गैंगस्टर की तरह लग रहा था। अर्थ मोबाइल लेकर ख्वाहिश के पास आ गया। ख्वाहिश अभी भी बेड पर कूद रही थी और तालियां बजाते हुए खिलखिलाकर हंस रही थी। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, बेबी। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश अपनी नीली नीली आंखों से उसे टुकुर टुकुर देखते लगी। अर्थ ने ख्वाहिश के पास आकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। ख्वाहिश भी अपने नन्हे नन्हे हाथों को अर्थ के सीने के इर्द गिर्द लपेटकर उसकी गोद में बैठ गई। वीडियो कॉल पर उस आदमी ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, ये कितनी प्यारी है, बिल्कुल एंजल की तरह। ख्वाहिश ने जैसे ही एंजल सुना वह तालियां बजने लगी। उसने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, एंजल, मैं एंजल हूँ, माँ कहती है ख्वाहिश एंजल है। ख्वाहिश की बात सुनकर दूसरी तरफ डीजे मुस्कुराने लगे। वही अर्थ बस ख्वाहिश के प्यार से चेहरे की तरफ देख रहा था। डीजे ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम रुको, मैं इस नन्ही शहजादी के लिए सारा सामान भेजता हूँ। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने कॉल कट किया और ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी है? ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखते हुए अपनी जीभ को होंठ पर फिराते हुए कहा, आइसक्रीम। ख्वाहिश को आइसक्रीम चाहिए। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ की आंखें छोटी हो गई कि छोटी सी शैतान उससे आइसक्रीम की डिमांड कर रही थी। अर्थ को खुद को घूरते हुए देखकर ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, आइसक्रीम चाहिए। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगी, बाहर बारिश हो रही है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने उसकी तरफ देखा और अपना निचला होंठ बाहर लटका कर रोने लगी। ख्वाहिश को रोते हुए देखकर अर्थ ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, बच्चे जिद मत करो, आइसक्रीम तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। ख्वाहिश ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अर्थ के सीने पर मारते हुए कहा, ख्वाहिश को आइसक्रीम चाहिए। अर्थ अब इरिटेट हो रहा था। उसने कभी भी किसी बच्चे को नहीं संभाला था, यहाँ तक कि उसे बच्चे पसंद ही नहीं थे। बचपन से ही वह काफी चुपचाप से रहने वाला बच्चा था। पेरेंट्स की अटेंशन के लिए वह हमेशा चीज तोड़फोड़ करता रहता था, पर धीरे धीरे उसने ये सब कुछ भी बंद कर दिया क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे बदमाश कहकर हमेशा अक्षत की तारीफ करते थे। धीरे धीरे इसी वजह से अर्थ के दिल में अक्षत के लिए नफरत भरती गई और वह अपने पेरेंट्स और बाकी घर वालों से भी दूर होता चला गया। पर किसी ने अर्थ के इस बदले बिहेवियर पर ध्यान नहीं दिया। कहते हैं ना, छोटे बच्चों के साथ आप जैसे बर्ताव करोगे वह भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। अर्थ ने भी अपने परिवार को उसी तरह से इग्नोर करना शुरू कर दिया जैसे वह लोग बचपन में उसे करते थे। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखा जो अभी भी रो रही थी। उसने प्यार से ख्वाहिश के दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, बच्चे, अगर आपने रोना बंद किया तो मैं आपको फिर बड़ी सी चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट का नाम सुनकर ख्वाहिश की आंखें चमकने लगी। उसने अपनी जीभ को होंठ पर फिराकर अपनी नीली नीली आंखों को बड़ा बड़ा करते हुए कहा, सच्ची में प्रॉमिस करो। कहते हुए उसने अपना नन्हा सा हाथ अर्थ के सामने कर दिया। अर्थ ने उसके छोटे से गोलू मोलू हाथ की तरफ देखा और उस पर किस करते हुए कहा, पक्का वाला प्रॉमिस। ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, सूसू सुसु लगी है। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या? ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखकर रोने जैसा चेहरा बनाते हुए कहा, सुसु लगी है। अर्थ को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ख्वाहिश अर्थ की गोद से उतरने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर अर्थ ने उसे नीचे उतार दिया। ख्वाहिश अपने नन्हे नन्हे कदमों से रूम में यहाँ से वहाँ घूमने लगी। अर्थ ने उसके पास आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, क्या हुआ? ख्वाहिश ने रोते हुए कहा, सूसू लगी है। ख्वाहिश ने इतना कहा ही था कि अर्थ की आंखें बड़ी हो गई। उसने धीरे से अपना चेहरा नीचे झुकाकर देखा तो उसके कपड़े गीले हो चुके थे। ख्वाहिश ने उसके ऊपर ही सूसू कर दिया था और अब रोने जैसा चेहरा बनाकर उसे देख रही थी। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड 8 ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अर्थ इस वक्त हैरानी से ख्वाहिश की तरफ देख रहा था जो कि उसकी गोद में थी। अर्थ के पूरे कपड़े गीले हो चुके थे। ख्वाहिश ने रोने जैसी आवाज में कहा, मुझे सूसू लगी थी, आपने मुझे उतारा नहीं। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ घूर कर देखा और उसे लेकर तेज कदमों से दौड़ता हुआ बाथरूम में आ गया। उसने ख्वाहिश को नीचे उतारते हुए कहा, बदमाश बच्ची, तुम पहले नहीं बता सकती थी तुमने क्या कर दिया? कहते हुए अर्थ अजीब सा चेहरा बनाकर खुद को तो कभी ख्वाहिश को देखने लगा। उसने आज से पहले ऐसी सिचुएशन का कभी सामना नहीं किया था। उसे हमेशा नीट और क्लीन रहना पसंद था। अर्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ख्वाहिश ने मुंह बनाते हुए कहा, आपकी गलती है, मुझे जोर से सूसू आई थी, आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं क्या करती, सूसू हो गई। अर्थ ने इरिटेट होकर अपने बाल खींचते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
ख्वाहिश नन्हे नन्हे कदमों से चलती हुई अर्थ के पास आ गई। उसने अर्थ के पैरों को पकड़ते हुए कहा, ख्वाहिश के कपड़े गंदे हो गए। अर्थ ने ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखकर नीचे झुकते हुए कहा, बेबी बस थोड़ी देर तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूंगा, पहले मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं। कहते हैं अर्थ ने स्कूल यूनिफॉर्म जो कि उसने अभी भी पहनी हुई थी उसे निकाल कर फेंक दिया। ख्वाहिश अर्थ को घूर घूर कर देख रही थी। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? ख्वाहिश ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आप गंदे हो। माँ कहती है ऐसे किसी के सामने कपड़े नहीं निकलते। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने अजनबी के सामने कहा होगा पर मैं तुम्हारे लिए अजनबी नहीं हूँ। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने क्यूट सा फेस बनाकर अपनी तोतली आवाज में कहा, तो आप कौन हो? क्या आप ख्वाहिश के भैया हो? ख्वाहिश के मुंह से खुद के लिए भैया सुनकर अर्थ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तेज आवाज में कहा, मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ। अर्थ की तेज आवाज सुनकर ख्वाहिश डर गई। उसने रोते हुए कहा, आप गंदे हो, आप ख्वाहिश पर चिल्ला रहे हो। कहते हुए ख्वाहिश वहीं पर बैठकर अपने पैरों को बाथरूम के फ्लोर पर पटकने लगी। अर्थ ने जल्दी से उसे खड़ा करते हुए कहा, बदमाश बच्ची, फ्लोर गिला है, तुम गिर जाओगी। ख्वाहिश ने मुंह फूलते हुए कहा, तो आपने हमें क्यों डांटा? अर्थ इस 3 साल की बदमाश बच्चे की शैतानी की वजह से इरिटेट हो चुका था। उसने खुद से कहा, ओ गॉड, मैं क्या करूं, मैं कैसे संभालूंगा इसे? कहते हुए अर्थ ख्वाहिश को अपनी गोद में लेकर बाहर आ गया। उसने ख्वाहिश को बेड पर बिठाते हुए कहा, यहाँ से कहीं मत जाना, मैं अभी आया। कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश के हाथ में एक बड़ा सा चॉकलेट दे दिया। चॉकलेट देखकर ख्वाहिश ने खुशी से चॉकलेट को ले लिया और उसे खाने लगी। अर्थ दौड़ता हुआ क्लोजेट रूम में आया। उसने जो कपड़े मिले वह पहने और दौड़ता हुआ बाहर आ गया। उसे डर था कि कहीं ख्वाहिश नीचे ना गिर जाए, पर ख्वाहिश तो मजे से चॉकलेट खाते हुए उसकी वाइट बेडशीट को खराब करने में लगी हुई थी। अर्थ ने अपने सर को पकड़ लिया। तभी बाहर से उसे दरवाजा खटखटाना की आवाज सुनाई दी। अर्थ ने जल्दी से दरवाजा खोल। सामने एक सर्वेंट अपने हाथ में 2 बड़े बड़े बैग्स लेकर खड़ा था। अर्थ ने उसे अंदर आने के लिए कहा क्योंकि वह समझ गया था कि यह ख्वाहिश का सामान है जो डीजे ने भेजा है। अर्थ में सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, सुनिए। अर्थ की बात सुनकर फीमेल सर्वेंट ने कहा, जी बाबा बोलिए। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, उसने सूसू कर लिया है, मैं क्या करूं? अर्थ का सवाल सुनकर फीमेल सर्वेंट के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने नन्ही सी ख्वाहिश की तरफ देखा। ख्वाहिश किसी मॉम की गुड़िया की तरह क्यूट थी। ख्वाहिश के कपड़े देखकर सर्वेंट ने कहा, बाबा हमें लगता है कि उनके कपड़े बदलने चाहिए, उनके कपड़े खराब हो चुके हैं, इनफैक्ट इनको नहलाना होगा। फीमेल सर्वेंट की बात सुनकर अर्थ ने इरिटेट होते हुए कहा, पर मुझे ये सब कुछ करना नहीं आता। अर्थ की बात पर फीमेल सर्वेंट ने अपना सर झुकाते हुए कहा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं कर देती हूँ। अर्थ ने एक नजर ख्वाहिश की तरफ देखा जिसके कपड़े खराब हो चुके थे और सुसु करने की वजह से उसकी पेंट भी गीली हो चुकी थी। अर्थ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने फीमेल सर्वेंट की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, तुम मुझे बताओ, अगली बार से मैं खुद उसके सारे काम करूंगा। अर्थ की बात सुनकर फीमेल सर्वेंट ने कुछ नहीं कहा। अर्थ ने ख्वाहिश के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए, चलो हम नहाएंगे। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके सीने पर मरते हुए कहा, नहीं, हमें नहीं नहाना। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसके गाल खींचते हुए कहा, तुम गंदी बच्ची, देखा तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, पूरा चॉकलेट चेहरे पर लगा दिया, तुम्हें नहाना होगा। कहते हुए अर्थ सर्वेंट को इशारा करते हुए ख्वाहिश को लेकर बाथरूम में आ गया। अंदर जाकर अर्थ में ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, अब बदमाशी मत करना, मैं तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट का नाम सुनकर ख्वाहिश ने अपनी चमकती आंखों से अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, प्रॉमिस। अर्थ ने छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पक्का वाला प्रॉमिस। फीमेल सर्वेंट ने अंदर आते हुए कहा, बाबा आप बेबी को मुझे दे दीजिए, उनके कपड़े निकाल कर उन्हें नहला देती हूँ, आप बाहर चले जाए। अर्थ ने सर्वेंट को घूरते हुए कहा, तुम सिर्फ आज उसे नहला रही हो, मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम कैसे इसे नहला रही हो, और कल से इसके सारे काम मैं ही करूंगा। तुम इसका सामान लेकर आ गई ना? फीमेल सर्वेंट ने अपना सर हिलाया और ख्वाहिश के लिए लाया हुआ छोटा सा तौलिया साइड में रखकर बच्चों के इस्तेमाल करने वाली साबुन और बॉडी वॉश लेकर ख्वाहिश के पास आ गई। उसने ख्वाहिश को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो ख्वाहिश ने उसके हाथ पर जोर से बाइट करते हुए कहा, हमें छूना मत, ख्वाहिश को पसंद नहीं कि कोई उसे टच करे। ख्वाहिश की बात सुनकर फीमेल सर्वेंट ने अर्थ से कहा, बाबा देखिए। कहते हुए वह अपने हाथ को देखने लगी जहां पर एक छोटी सी बंदरिया ने अपने दांतों के निशान छोड़ दिए थे। अर्थ ने ख्वाहिश को घूरते हुए कहा, बदमाशी करोगी तो मैं सारे चॉकलेट किसी और को दे दूंगा। अर्थ की धमकी सुनकर ख्वाहिश का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो। अर्थ ने फीमेल सर्वेंट को इशारा किया। फीमेल सर्वेंट ख्वाहिश के पास जाकर उसकी छोटी सी बॉडी से उसके कपड़े अलग को अलग किया और उसे बाथटब में बिठा दिया। टब में पानी काफी कम रखा गया था क्योंकि ख्वाहिश सिर्फ 3 साल की छोटी सी बच्ची थी।
अर्थ सब कुछ ध्यान से देख रहा था। पहले तो उसे ऑकवर्ड लगा कि ख्वाहिश लड़की है, पर फिर यह सोचकर कि वह अभी सिर्फ 3 साल की छोटी सी बच्ची है, अर्थ ने खुद को नॉर्मल कर लिया। फीमेल सर्वेंट ख्वाहिश को नहला रही थी और ख्वाहिश टब में हाथ मारकर सर्वेंट के ऊपर डालकर खिलखिलाकर हंस रही थी। पूरे बाथरूम में उसके हंसने की आवाज गूंज रही थी। फीमेल सर्वेंट को ख्वाहिश की बदमाशी पर हंसी आ रही थी क्योंकि ख्वाहिश काफी ज्यादा क्यूट थी। अर्थ सब कुछ ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। ख्वाहिश को नहलाने के बाद फीमेल सर्वेंट ने छोटे से तालिया में ख्वाहिश की छोटी सी बॉडी को रैप किया और उसे अपनी गोद में उठकर बाहर लेकर आ गई। अर्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब इसे मुझे दो, इसके कपड़े में पहनाऊंगा। फीमेल सर्वेंट ने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा आप नहीं कर पाएंगे। अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, मैं क्या करूंगा और क्या नहीं ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दो मुझे। अर्थ की बात है सुनकर फीमेल सर्वेंट ने ख्वाहिश को अर्थ की गोद में दे दिया। अर्थ ने ख्वाहिश को बेड पर बिठाया। बेडशीट पहले ही चेंज हो चुकी थी क्योंकि ख्वाहिश मैडम ने वहां पर चॉकलेट के निशान छोड़ दिए थे और इस वक्त एक डार्क कलर की बेडशीट बेड पर बिछी हुई थी। अर्थ ने ख्वाहिश के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम बहुत बदमाश हो। ख्वाहिश ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं ख्वाहिश क्यूट है, माँ कहती है ख्वाहिश एंजल है। अर्थ ने ख्वाहिश की छोटी सी बॉडी को तौलिया से अच्छे से क्लीन किया और साइड में रखी हुई एक क्यूट सी पर्पल कलर की फ्रॉक ख्वाहिश को पहना दी। उसने ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखा। नहाने के बाद वह और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। ख्वाहिश ने अपने दोनों नन्हे हाथों को हवा में लहराते हुए कहा, हमें भूख लगी है। अर्थ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर रूम से बाहर आ गया। कॉरिडोर में इस वक्त कोई भी नहीं था। अर्थ ख्वाहिश को इस तरह से अपनी गोद में लेकर सीढ़ियों से नीचे आ गया। लिविंग रूम में पूरा परिवार बैठा हुआ था। अर्थ सबको इग्नोर करके सीधा किचन में चला गया। आरती जी ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, अर्थ क्या हुआ? अर्थ है उनकी बात का जवाब नहीं दिया। फिर भी आरती जी उनके पीछे पीछे किचन में आ गई। ख्वाहिश अर्थ के सीने से चिपकी हुई थी और अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर सब कुछ देख रही थी। अर्थ ने किचन में आकर देखा तो शेफ डिनर की तैयारी कर रहे थे। उसे नहीं पता था कि बच्चे क्या खाते हैं, इसलिए उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ साफ नजर आ रही थी। आरती जी ने अर्थ के पास आते हुए कहा, क्या हुआ, हमें बताए, क्या चाहिए आपको? अर्थ ने आखिर में उनकी तरफ देखते हुए कहा, बच्चे क्या खाते हैं? अर्थ का सवाल सुनकर आरती जी के होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी ख्वाहिश, जो कि अब तक चुप थी, उसने अपने दोनों हाथ आरती जी की तरफ करते हुए कहा, माँ। ख्वाहिश की आवाज सुनकर आरती जी ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखा। वह प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपने दोनों हाथ उनकी तरफ कर रही थी। अर्थ ने ख्वाहिश को अपने सीने से लगाते हुए कहा, वह तुम्हारी माँ नहीं है। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपना निचला होठ नीचे लटकाया और अगले ही पल रोना शुरू कर दिया। ख्वाहिश के रोने की वजह से आप अर्थ का दिमाग खराब हो रहा था, पर वह जानता था कि इस छोटी सी शैतान को गुस्सा करके वह चुप नहीं कर सकता। उसने प्यार से कहा, क्या हुआ? ख्वाहिश ने रोते हुए कहा, हमारे मामा कहाँ हैं? हमें माँ के पास जाना है, डैडी के पास जाना है। आरती जी ने ख्वाहिश के छोटे से चेहरे की तरफ देखा। वह भी जानती थी कि आज इस छोटी सी बच्ची के सर से माँ बाप का साया उनके दोनों बेटों की वजह से उठा है। उन्होंने प्यार से कहा, हमारे पास आओ। आरती जी की बात सुनकर अर्थ ने उन्हें घूरते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है मेरी बेबी के साथ हमदर्दी रखने की, मुझे बस इतना बताए कि बच्चे क्या खाते हैं, इस भूख लगी है। आरती जी ने अर्थ की बात सुनकर प्यार से कहा, हमें हमदर्दी नहीं है अर्थ, ये बच्ची बहुत प्यारी है, बस एक बार हमें अपनी गोद में लेने दीजिए। आरती जी की बात सुनकर अर्थ ने उनके चेहरे की तरफ देखा। आरती जी के चेहरे पर सच में ख्वाहिश के लिए प्यार नजर आ रहा था। उसने ख्वाहिश की तरफ देखा जो अभी भी आरती जी की गोद में जाने की जिद कर रही थी। उसने चुपचाप ख्वाहिश को आरती जी की गोद में दे दिया। आरती जी ने ख्वाहिश को प्यार से देखते हुए कहा, आपको क्या खाना है बच्चा? ख्वाहिश ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, पास्ता। कहते हुए वो मुस्कुराने लगी। आरती जी ने शेफ की तरफ देखते हुए कहा, आप सिंपल सा पास्ता बना दीजिए, ज्यादा वेजेस डाल दीजिएगा और स्पाइसी कुछ भी ऐड मत कीजिएगा, बच्चों के लिए स्पाइसी बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। आरती जी की बात सुनकर शेफ ने अपना सर हिला दिया। आरती जी मुस्कुराते हुए ख्वाहिश की तरफ देख रही थी। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखा जो कि अपने छोटे छोटे हाथों से आरती जी के गालों को टच कर रही थी। उसने खुद से कहा, मुझे तुम्हें सबसे दूर रखना होगा, तुम इस तरह से किसी और के करीब नहीं जा सकती। कहते हुए अर्थ ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ ख्वाहिश को लेने के लिए आगे कर दिए। आरती जी ने अर्थ की तरफ देखा जिसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। उन्होंने चुपचाप ख्वाहिश को अर्थ की दो गोद में दे दिया। अर्थ ने ख्वाहिश को अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम किसी के पास नहीं जाओगी, समझ आया तुम्हें? कहते हुए अर्थ ने शेफ की तरफ देखते हुए कहा, पास्ता ऊपर भेज दीजिएगा मेरे रूम में। कहते हुए वह ख्वाहिश को लेकर बाहर चला गया। आरती जी ने जाते हुए अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, क्यों आप हमसे इतना दूर हो गए हैं? अर्थ, शायद हमने ही अक्षत और आप में फर्क करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, अब तो हमें माफ कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड 9। अर्थ को इस तरह से ख्वाहिश को लेकर जाते हुए देखकर आरती जी ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बाहर आ गई। अर्थ ने एक नजर भी अपने परिवार वालों की तरफ नहीं देखा था। उसे तो जैसे उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था।
अर्थ ख्वाहिश को लेकर सीढ़ियों से ऊपर जा ही रहा था कि तभी राम जी ने तेज आवाज में कहा। अर्थ नीचे आए। राम जी की आवाज सुनकर अर्थ ने बिना पलटे कहा, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, मुझे मेरी बेबी को सुलाना है। कहते हुए अर्थ वहां से ऊपर चला गया। अपनी बात को इस तरह से इग्नोर होते हुए देखकर राम जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस वक्त उन्हें हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनके बगल में बैठी विशाखा जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, शांत हो जाए, आप तो जानते हैं ना कि अर्थ कैसे हैं। राम जी ने गुस्से से कहा, हम जानते हैं इसलिए चुप है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वह हमारे साथ इस तरह से हर वक्त बदतमीजी करते रहेंगे और हम हमेशा शांत रहेंगे। जब से वह लड़की आई है अर्थ के तेवर पहले से भी ज्यादा कठोर हो चुके हैं। अगर ऐसा ही चला रहा तो हमारा पोता हमें कभी वापस नहीं मिलेगा। हमें अर्थ को उस लड़की से दूर करना ही होगा। सोते हुए राम जी ने अर्जुन जी की तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन, अगर उस लड़की के खानदान में कोई नहीं है तो किसी को पैसे देकर उसके रिश्तेदार बनाकर भेजो। हम उस लड़की को उस इंसान को दे देंगे और बाद में देख लेंगे कि उसके साथ क्या करना है, पर मुझे वह अपने घर में नहीं चाहिए। राम जी की बात सुनकर अर्जुन जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है पापा, आपने जैसा कहा है वैसा हो जाएगा। राम जी और अर्जुन जी की बात सुनकर आरती जी, जो कि अभी अभी किचन से बाहर आई थी, उन्होंने परेशानी भरी आवाज में कहा, क्या प्रॉब्लम है आपको उस बच्ची से? वैसे भी हमारे बच्चों की वजह से ही वह अनाथ हुई है। अगर अर्थ उसे घर में रखना चाहते हैं तो क्या ही हो जाएगा, हम एक बच्ची को तो पाल ही सकते हैं। आरती जी की बात सुनकर राम जी ने गुस्से से कहा, बड़ी बहू, हमारा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो हम सारे अनाथ को यहाँ पर लाकर रखें। इतने सारे अनाथ आश्रम है दुनिया में, वह कहीं भी रह सकती है। हम उसके पैसे भरने के लिए तैयार है, पर वह इस घर में नहीं रहेगी। राम जी के सामने आरती जी की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। वह चुपचाप वहां से चली गई। धैर्य, जो कि अनु और धानी के साथ बैठा हुआ था, ये सुनकर कि अब वह छोटी सी एंजल यहाँ से चली जाएगी, उसका चेहरा लटक गया। वहीं अक्षत, जो अपने दादाजी के बगल में बैठा हुआ था, उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ खुद से कहा, इस बार भी तुमसे तुम्हारी फेवरेट चीज में दूर कर दूंगा मेरे प्यारे भाई। कहते हुए अक्षत शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। ऊपर अर्थ के रूम में अर्थ ने ख्वाहिश को बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने ख्वाहिश के नन्हे नन्हे हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, बेबी मेरी तरफ देखो। ख्वाहिश अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर अर्थ को देखने लगी। अर्थ ने उसकी हथेली को चूमते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैडी कहाँ गए हैं? ख्वाहिश ने तोतली आवाज में कहा, ख्वाहिश की मॉम और डैडी कहाँ गए हैं? अर्थ ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, चलो मैं दिखाता हूँ। कहते हुए अर्थ ख्वाहिश को अपनी गोद में लेकर बालकनी में आ गया। उसने आसमान में चमक रहे सितारों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह दोनों आसमान में चले गए हैं आपके लिए ढेर सारे तारे लाने के लिए। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, तो वह मुझे लेकर क्यों नहीं गई? ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, क्योंकि वह आपको मेरे पास छोड़कर गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगी और मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। आप समझ रही हो ना मेरी बात? अर्थ की बात सुनकर नन्ही सी ख्वाहिश ने कहा, इसका मतलब अब ख्वाहिश आपके साथ रहेगी? अर्थ ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसके गालों को टच करते हुए कहा, आप बहुत क्यूट हो ख्वाहिश की तरह। आप ख्वाहिश को पसंद हो? ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। अर्थ ने प्यार से कहा, तो अब आप मामा और डैडी के पास जाने की जिद नहीं करोगी ना? वह दोनों स्टॉल्स को लेने के लिए गए हैं। जब भगवान जी उन्हें बहुत सारे तारे दे देंगे तब वह ख्वाहिश के लिए वापस आ जाएंगे। पर उन्होंने कहा है कि उसके लिए कंडीशन है कि ख्वाहिश उन्हें याद करके रोएगी नहीं। अगर आपने रोना स्टार्ट किया तो फिर वह कभी नहीं आएंगे। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, सच में ऐसा है? अर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ऐसा है। अब बताओ, क्या आप उनको याद करके रोगी? ख्वाहिश ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को हवा में लहराते हुए कहा, नहीं, ख्वाहिश कभी नहीं होएगी, वह आपके साथ रहेगी। अर्थ ने ख्वाहिश के बालों को चूमते हुए और उन्होंने ये भी कहा है कि आप मेरे अलावा किसी और की गोद में भी नहीं जाओगे, क्योंकि दुनिया में सब बुरे हैं, सब आपको मुझसे दूर कर देंगे, इसलिए आप किसी की गोद में नहीं जाओगी। ओके। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश अपना सर हिलाने लगी। अर्थ को खुद नहीं पता था कि उसे क्या हो रहा है, पर वह ख्वाहिश को हर वक्त हर पल अपने पास रखना चाहता था। वह उसे किसी और की गोद में भी नहीं देखना चाहता था। उसने डिसाइड किया कि वह बच्चों के सारे काम खुद ही सीखेगा ताकि कोई सर्वेंट ख्वाहिश को टच न कर सके। अर्थ ने ख्वाहिश को बेड पर बिठाते हुए कहा, आप यहीं बैठो, मैं अभी आया। अर्थ ने इतना कहा ही था कि दरवाजे पर उसे सर्वेंट की आवाज सुनाई दी। अर्थ ने दरवाजा खोला और पास्ता लेकर अंदर आ गया। ख्वाहिश बेड पर अपने दोनों हाथों से छोटे छोटे मुंह के मारकर उछल कूद कर रही थी। अर्थ ने उसके पास आकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और धीरे धीरे ख्वाहिश को अपने हाथों से पास्ता खिलाने लगा। ख्वाहिश भी चुपचाप उसके हाथों से पास्ता खा रही थी।
थोड़ा सा खाने के बाद ख्वाहिश ने कहा अब हमें भूख नहीं है। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखा और फिर खाने की तरफ को समझ गया कि छोटे बच्चों के लिए इतना ही काफी होगा। उसने टिश्यू पेपर से ख्वाहिश का मुंह साफ किया और अपना हाथ साफ करने के लिए बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वापस आकर उसने ख्वाहिश की तरफ देखा तो ख्वाहिश टेबल पर रखे हुए टेडी बेयर को अपने हाथ में पकड़कर जमीन पर घसीट रही थी। अर्थ ने टेडी बेयर को साइड में रखकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा क्या हुआ आपको? ख्वाहिश ने मुंह बनाते हुए कहा हमें खेलना है। अर्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने वहां पर रखे हुए टॉयज बेड पर रखे और ख्वाहिश को लेकर बैठ गया। ख्वाहिश टॉयज के साथ खेल रही थी और अर्थ मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। खेलते खेलते ही ख्वाहिश की आंखें बंद होने लगी। अर्थ ने उसे जल्दी से अपने सीने से लगाया और उसे बेड पर लिटाकर टॉयज को नीचे रखकर उसके बगल में लेटकर उसे प्यार से थपकी देने लगा। कुछ ही देर में ख्वाहिश अर्थ के सीने पर लेट गई। अर्थ बस उसके छोटे से चेहरे की तरफ देख रहा था। वह खुद भी एक बच्चा था पर अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वह ख्वाहिश की जिम्मेदारी खुद ही उठाएगी, क्योंकि अब वह किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहता था, ना ही वह ख्वाहिश को किसी और को टच करने देना चाहता था। कुछ देर में ख्वाहिश को अपने सीने से लगाए हुए उसे भी नींद आ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्थ इस वक्त बाथरूम में ख्वाहिश को नहला रहा था। ख्वाहिश यहाँ से वहाँ उछल कूद कर रही थी। अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा बेबी मस्ती नहीं कहते हुए अर्थ बेबी वॉश से ख्वाहिश की बॉडी को क्लीन करने लगा। ख्वाहिश की छोटी सी बॉडी को अर्थ काफी हल्के हल्के से क्लीन कर रहा था। उसे डर था कि कहीं उसके फोर्स उसे करने की वजह से ख्वाहिश को दर्द न हो जाए। ख्वाहिश भी यहाँ से वहाँ उछल कूद करके अर्थ को परेशान कर रही थी, पर अर्थ पेशेंस के साथ सब कुछ कर रहा था। कुछ ही देर में वह ख्वाहिश को अच्छे से नहलाकर एक पिंक कलर की तौलिया में लपेटकर रूम में आ गया था। ख्वाहिश ने अर्थ के बालों को खींचते हुए कहा हमें चॉकलेट चाहिए। अर्थ ने उसकी नन्ही सी मुट्ठी को खोलने की कोशिश की जो कि काफी मजबूत थी। अर्थ ने उसे बेड पर बिठाते हुए कहा शैतान बच्चा, अगर आप बदमाशी करोगी तो आपको कोई चॉकलेट नहीं मिलेगा। चुपचाप मुझे आपको रेडी करने दो, उसके बाद ही आपको चॉकलेट मिलेगा। कहते हुए अर्थ ने बड़ा सा क्लोजेट रूम के दरवाजा खोला जहां पर आधे से ज्यादा जगह पर ख्वाहिश के कपड़े थे। अर्थ ने एक सिंपल सी शर्ट और छोटा सा पेंट लिया और रूम में आ गया। ख्वाहिश बेड पर उछल कूद कर रही थी। अर्थ ने अपना सर हिला दिया और उसे अच्छे से पोंछकर उसे कपड़े पहना दिए। ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा चॉकलेट चाहिए। अर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा रुको। कहते हुए उसने साइड से एक चॉकलेट उठाकर ख्वाहिश को दे दिया। ख्वाहिश मजे से चॉकलेट खाने लगी। तभी दरवाजे से उसे किसी की आवाज सुनाई दी। अर्थ ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने एक सर्वेंट खड़ा था। अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा क्या हुआ है? सर्वेंट ने बेड पर खेल रही ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा नीचे कुछ लोग आए हैं उस बच्ची के लिए, शायद उसके कोई रिलेटिव्स। सर्वेंट की बात सुनकर अर्थ की आंखें गहरी हो गई। उसने गुस्से से कहा गेट आउट। कहते हुए अर्थ ने अंदर जाकर ख्वाहिश की तरफ देखा और झटके से उसे अपनी गोद में लेकर अपने सीने से लगा लिया। अचानक से अर्थ के उठाने की वजह से ख्वाहिश ने डर के मारे अपने हाथों से चॉकलेट को छोड़ दिया और उसके गले में अपनी दोनों बाहें लपेट दी। अर्थ ने लाल आंखों से दरवाजे की तरफ घूरते हुए कहा तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। कहते हुए अर्थ उसी तरह से ख्वाहिश को अपने सीने से लगाकर रूम के बाहर आ गया। उसने कॉरिडोर से झांक कर देखा तो इस वक्त लिविंग रूम में एक 30 साल के आसपास की औरत और 32 साल के आसपास का आदमी खड़ा था। अर्थ उन्हें उसी तरह से घूरता हुआ सीढ़ियों से नीचे आ गया। अर्थ को नीचे आते हुए देखकर राम जी ने कहा ये रहा हमारा पोता और वह रही आपकी भतीजी। अच्छा हुआ कि आप लोगों को उसके बारे में पता चल गया, हमें तो लगा था कि वह अनाथ हो चुकी है, पर अब हम खुश है कि उसके पास भी उसका परिवार है। राम जी की बात सुनकर वह औरत जो कि अब तक चुपचाप खड़ी थी वह रोते हुए दौड़ते हुए अर्थ के पास आ गई। उसने ख्वाहिश को छूने के लिए अपना हाथ आगे किया ही था कि अर्थ ख्वाहिश को लेकर 2 कदम पीछे हट गया। उसने गुस्से से उस औरत की तरफ देखते हुए कहा मेरी बेबी को टच करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारे हाथों को तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा। अर्थ की डरावनी आवाज सुनकर वह औरत एक पल के लिए कांप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना छोटा बच्चा इतना डरावना कैसे हो सकता है, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, वह हमारी बच्ची है, हम उसे क्यों नहीं छुएंगे। उस औरत की बात सुनकर अर्थ ने गुस्से से कहा बकवास बंद करो, कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा मेरी बेबी के साथ, इनफैक्ट इस दुनिया में उसका मेरे अलावा कोई भी नहीं है। अर्थ की बात सुनकर राम जी ने थोड़े गुस्से से कहा अर्थ बकवास बंद कीजिए, यह उसकी मौसी है, भले ही उसकी माँ और उसके पापा दुनिया में नहीं है, पर उसकी मौसी और मौसा जी इस दुनिया में नहीं है। तुम उसके परिवार को उससे दूर नहीं कर सकते, वह अनाथ नहीं है, उसे उसकी मासी को दो। अर्थ राम जी की बात सुनकर अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा चुप, बिल्कुल चुप, मैंने कहा ना मेरी बेबी का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं उसे किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं। कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखा जो कि उसके सीने पर अपना सर रखकर टुकुर टुकुर सब कुछ देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है।
वह आदमी जो कि अब तक चुप था, उसने अर्थ की तरफ देखकर थोड़े गुस्से से कहा, बच्चे देखो, हम जानते हैं कि तुम बहुत अमीर परिवार के बच्चे हो, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम हमसे हमारी बच्ची को छीन लो। उसकी जिंदगी में भले ही माँ बाप नहीं है, पर मैं उसका मौसा जी हूँ और हम उसे अपने साथ किसी की कीमत पर लेकर जाएंगे ही, यह हमारा हक है। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड 10। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। उस आदमी की बात सुनकर अर्थ की आंखें खून की तरह लाल हो गई। उसकी पकड़ ख्वाहिश पर मजबूत हो गई। ख्वाहिश ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, ये सब लोग कौन हैं? अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखकर प्यार से कहा, ये हमारे एनिमिस है बेबी, और अब मैं इन सभी को हमारी लाइफ से दूर भगा दूंगा। तुम चुपचाप यहाँ पर बैठो। कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश को ऊपर बिठा दिया और अपनी पैंट की पॉकेट से एक चॉकलेट निकालकर उसे दे दिया। ख्वाहिश चुपचाप चॉकलेट खाने लगी। वह औरत ख्वाहिश के पास जाने ही वाली थी कि अर्थ ने गुस्से से कहा, अगर उसे हाथ लगाया तो दोबारा अपना हाथ देखने के लायक नहीं रहोगी। अर्थ की धमकी सुनकर वह औरत चुपचाप अपनी जगह पर रुक गई। राम जी ने उसे आदमी को आंखों से कुछ इशारा किया। उसे आदमी ने खुद को संभालते हुए कहा, देखो बेबी, बदतमीजी करना बंद करो और हमें हमारी बच्ची को लेकर जाने दो। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी और तुम्हारे भाई की गलती थी। तुम लोग भले ही अमीर हो, पर किसी ने तुम्हें किसी की जान लेने का हक नहीं दिया है। अब जो हो गया है वह हो गया है। तुम दोनों नाबालिग हो, वैसे भी तुम्हें सजा तो होगी नहीं, इसलिए हमें हमारी बच्ची को दे दो। मैटर यहीं पर खत्म हो जाएगा। उस आदमी की बात सुनकर अर्थ ने अपने दोनों हाथ पेट की पॉकेट में डालकर टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या कहा? मेरी बेबी आप लोगों की रिलेटिव है? क्या सच में ऐसा है? अर्थ की बात है सुनकर एक पल के लिए वह आदमी हड़बड़ा गया। अगले ही पल उसने गुस्से से कहा, तो तुम्हें क्या लगता है हमें दूसरों के बच्चों को अपने बेबी कहने का शौक है? वह मेरी बीवी की बहन की बेटी है। उस आदमी की बात सुनकर अर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, पर फिर भी मैं तुम्हें उसे अपने साथ लेकर नहीं जाने दूंगा। बात खत्म, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। अर्थ की बात सुनकर अर्जुन जी ने गुस्से से कहा, अर्थ, बदतमीजी करना बंद करो और उन्हें उसे लेकर जाने दो। वह उसके रिलेटिव है, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उसे उसके परिवार से दूर करो। अर्जुन जी की बात सुनकर अर्थ में गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे और उनके बीच में बोलने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। यह मेरी बेबी का मैटर है और इसमें बोलने की इजाजत मैंने किसी को नहीं दी। किसी को भी नहीं, मिस्टर सिंघानिया। अर्थ की बात सुनकर अर्जुन जी गुस्से से कुछ बोलने ही वाले थे कि आरती जी ने मजबूती से उनके हाथ को पकड़ लिया और अपना सर हिलाकर ना में इशारा किया। अर्जुन जी ने अपनी आंखों को बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। उनका ये बेटा उनके साथ बदतमीजी करने से पहले कभी भी नहीं सोचता था। वही उनका बड़ा बेटा कभी भी उसके साथ इस तरह से बात नहीं करता था। राम जी ने गहरी सांस लेकर प्यार से कहा, अर्थ बेटा, उसका परिवार है, तुम उसे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? पहले तुम्हें लगा था कि वह अनाथ हो चुकी है, इसलिए तुम मुझे लेकर यहाँ पर आए थे। पहले तो तुम उसे अनाथ आश्रम में रखने के लिए रेडी नहीं थे, पर अब वह अनाथ आश्रम नहीं, वह अपने घर जाएगी, अपने परिवार के पास जाएगी। तुम सोचो उस बच्ची के लिए कितना अच्छा होगा कि वह अपने परिवार के लोगों के साथ रहे। सोचो बेटा और उसे जाने दो। राम जी की बात सुनकर अर्थ ने उनकी तरफ देखकर टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, माय डियर दादाजी, लगता है आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा कि मेरी बेबी की लाइफ में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। अगर उसके कोई रिश्तेदार जिंदा है तो वह भी उस पर अपना हक नहीं जता सकते, क्योंकि आप वह अर्थ सिंघानिया की है और मैं अपने अलावा उसे किसी और के साथ रहने की, किसी और के साथ जाने की इजाजत नहीं देता हूँ। बात खत्म। आप लोगों को जो सोचना है सोच सकते हैं। अर्थ की बात सुनकर अब राम जी को भी गुस्सा आ रहा था। उन्होंने गुस्से से कहा, बहुत हो गई आपकी बकवास। कानून के हिसाब से आप इन्हें उसे बच्ची को लेकर जाने से नहीं रोक सकते। आप दोनों से लेकर जाए, हम भी देखते हैं कि यह क्या कहते हैं। कहते हुए राम जी ने दो बॉडीगार्ड को इशारा किया। उन्होंने जल्दी से अर्थ के पास आकर उसे पकड़ लिया और उसने गुस्से से कहा, दादाजी, लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मुझे अंडरस्टिमेट करने की हिम्मत मत कीजिए, वरना सब कुछ तबाह कर दूंगा। अर्थ की बात को इग्नोर करके राम जी ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, लेकर जाओ इस बच्ची को। अर्थ ने गुस्से से उन दो बॉडीगार्ड की तरफ देखा। वह भले ही बचपन से मार्शल आर्ट सीख रहा था, पर था तो एक 10 साल का बच्चा। वह अपने से 3 गुना ज्यादा उम्र के बॉडीगार्ड के साथ कैसे लड़ सकता था?
उसने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा और पूरी ताकत लगाकर उसने वहां पर लगी हुई एक बटन को प्रेस कर दिया। अर्थ के बटन के प्रेस करते ही वहां पर अजीब सी साउंड सुनाई देने लगी। सब लोग हैरानी से अर्थ की तरफ देखने लगे। अर्थ ने गुस्से से कहा, मैंने पहले ही कहा था, पर आप लोगों को ही बेफिजूल में मुझसे पंगा लेना था। अर्थ की बात सुनकर राम जी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगे। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही उन सभी के कानों में फायरिंग की आवाज सुनाई दी। सभी लोग हैरानी से इस आवाज को सुनाने लगे क्योंकि आवाज मेंशन के बाहर से आ रही थी। सिंघानिया परिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं था और उनके घर पर इस तरह से फायरिंग होना, यह कोई नॉर्मल बात नहीं थी। राम जी ने हैरानी से कहा, हमारे मेंशन में फायरिंग करने की हिम्मत किसने की? कहते हुए उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। अर्जुन जी, आलेख जी और अनुज जी ने कहा, हम अभी देख कर आते हैं पापा। कहते हुए वह तीनों वहां से बाहर जाने लगे। आरती जी, ईशा जी, रेखा जी ने घबराते हुए कहा, आप ऐसे बाहर मत जाए, फायरिंग हो रही है। उन तीनों ने कहा, हमारी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। कहते हुए वह मेंशन के बाहर आ गए। बाहर कई सारे ब्लैक कलर के यूनिफॉर्म में बॉडीगार्ड खड़े थे, जिनके हाथ में लोडेड राइफल्स थी। उन सभी को देखकर सिंघानिया परिवार के लोग हैरान हो गए। अर्थ ने राम जी की तरफ देखते हुए कहा, बहुत अच्छी प्लानिंग की थी आपने मेरी बेबी को मुझसे दूर करने की, पर आप शायद भूल गए कि मैं भी आप ही का पोता हूँ। आपको क्या लगता है आप मेरी बेबी को मुझसे दूर कर देंगे और मैं चुपचाप उसे खुद से दूर जाने दूंगा? तो दादाजी, मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए। अर्थ सिंघानिया उसे तब तक अपने पास रखेगा जब तक वह जिंदा है। अगर आप उसे मुझसे दूर भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले मेरी जान लेनी होगी। अर्थ की बात सुनकर राम सिंघानिया उसे गुस्से से घूरने लगे। तभी अर्जुन सिंघानिया, आलेख सिंघानिया, अनुज सिंघानिया अंदर आ गए। वह तीनों कुछ कह पाते इससे पहले ही लिविंग रूम में एक रौबदार आवाज सुनाई दी, कैसे हो मेरे दोस्त? इस आवाज को सुनकर राम सिंघानिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। राम सिंघानिया ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर उनसे 45 साल छोटा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक अलग ही गुरूर नजर आ रहा था। उसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे और वह मुस्कुराता हुआ अंदर आ रहा था। उसके पीछे 4-5 बाउंसर खड़े थे। राम सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर कदम रखने की? कहते हुए राम सिंघानिया आगे कुछ कहते इससे पहले ही उसे आदमी ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ मेरे शेर, जो तुमने हमें बुलाया? दरवाजे पर खड़े आदमी की बात सुनकर राम सिंघानिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन्होंने अर्थ की तरफ देखा, जो कि शैतानी मुस्कुराहट के साथ उन्हें ही देख रहा था। ख्वाहिश अब तक इन सब की तेज आवाज सुनकर डर चुकी थी और जैसे तैसे सोफे से उतरी और अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलती हुई अर्थ के पैरों से आकर लिपट गई। अपने पैरों पर ख्वाहिश को छोटे छोटे हाथों की पकड़ का एहसास होते ही अर्थ में नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठाकर सामने खड़े इंसान की तरफ देखते हुए कहा, वह क्या है ना डीजे, कुछ लोग बातों से मानते नहीं है तो उन्हें सब करके दिखाना पड़ता है, इसलिए मुझे आपको बुलाना पड़ा। अर्थ की बात सुनकर सामने खड़ा इंसान, जो कि कोई और नहीं डीजे था, जोर जोर से हंसने लगा। डीजे ने हंसते हुए पूरे सिंघानिया परिवार की तरफ देखते हुए कहा, पहले ही कहा था ये लोग भरोसे के लायक नहीं है, पर तुम नहीं मेरी बात नहीं मानी, और खास करके ये बूढ़ा जिसका नाम तो राम है पर काम रावण जैसे हैं। डीजे की बात सुनकर राम सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी औकात में रहकर बात करो दिग्विजय जिंदल। राम सिंघानिया की बात सुनकर डीजे ने गुस्से से कहा, दिग्विजय जिंदल सालों पहले मर गया था। तुम्हारे सामने इस वक्त जो आदमी खड़ा है उसका नाम डीजे है, गैंगस्टर डीजे, जिसे दुनिया डेविल के नाम से जानती है। डीजे की बात सुनकर राम सिंघानिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर अर्थ के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, आप इस घटिया आदमी को कैसे जानते हैं? अर्थ ने राम सिंघानिया की बात को इग्नोर करके अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखा, जो कि उसके सीने से चिपकी हुई थी, और फिर उन दोनों औरत और आदमी की तरफ देखते हुए कहा, डीजे, ये दोनों मेरी बेबी को मुझसे दूर करना चाहते हैं और मैं इन्हें इस दुनिया से दूर करना चाहता हूँ। अर्थ की बात सुनकर पूरा सिंघानिया परिवार डरी हुई नजरों से अर्थ की तरफ देखने लगा। बेबी, अर्थ पहले ही स्कूल चले गए थे, इस वजह से अक्षत, धैर्य, धानी और अनु यहाँ पर मौजूद नहीं थे, वरना अपने भाई का ये रूप देखकर उनकी हालत डर की वजह से पक्का खराब हो जाती। आरती सिंघानिया तो अपने मुंह पर हाथ रख कर खड़ी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका छोटा सा बच्चा ऐसी बातें कैसे कर सकता है। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने अर्थ की गोद में छोटी सी ख्वाहिश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जरा हमें भी मिलाए अपनी बेबी से। डीजे की बात सुनकर अर्थ की पकड़ ख्वाहिश पर मजबूत हो गई और उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन आ गए
जैसे वह कह रहा हो कि मेरी बेबी को मैं किसी को नहीं दूंगा। अर्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर डीजे ने हंसते हुए कहा, अरे हम उसे लेकर भाग थोड़ी जाएंगे, बस उसे अपनी गोद में लेना चाहते हैं। कितनी प्यारी बच्ची है। ये कहते हैं डीजे ने आगे जाकर ख्वाहिश को अपनी गोद में ले लिया। अर्थ की पकड़ भी ख्वाहिश पर ढीली हो गई। डीजे की गोद में आते ही ख्वाहिश उसकी दाढ़ी के बालों को खींचने लगी, जिसे देखकर डीजे ने उसके गाल खींचते हुए कहा, तुम तो बहुत बदमाश बच्ची हो। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश और जोर जोर से उसकी दाढ़ी के बालों को खींचने लगी। डीजे ने फिर से कहा, बहुत प्यारी भी हो, हम तुम्हारे लिए बहुत सारे चॉकलेट लेकर आए हैं। चॉकलेट की बात सुनकर ख्वाहिश की आंखें चमकने लगी। डीजे ने पीछे पलटकर अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा तो बॉडीगार्ड ने एक बड़ी सी चॉकलेट सी भारी बैग डीजे के हाथ में दे दी। डीजे ने उसे नीचे रखकर एक चॉकलेट ख्वाहिश के हाथ में देते हुए कहा, ये लो, तब तक मैं आपके दुश्मनों का इंतजाम करता हूँ। कहते हुए डीजे ने ख्वाहिश को अर्थ की गोद में दे दिया। अर्थ ने ख्वाहिश को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वह पूरी दुनिया से उसे महफूज करना चाहता हो। डीजे ने पलटकर उस औरत और आदमी की तरफ देखा, जो कि उसे देख कर रहे थे। पूरी दुनिया में डीजे खूंखार गैंगस्टर के नाम से पॉपुलर था। सब लोग उसके बारे में जानते थे कि सालों पहले वह एक बिजनेसमैन हुआ करता था और उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वह पूरी तरह से बदल गया। डीजे ने उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम दोनों मेरे शेर से उसकी शेरनी को दूर करना चाहते हो। इसके बदले तुम दोनों को क्या सजा दूं? सजा है मौत। कहते हुए डीजे जोर जोर से हंसने लगा। उसकी डरावनी हंसी सुनकर वह दोनों घबरा गए। वह औरत और आदमी अगले ही पर डीजे के पैरों में गिर गए। उन दोनों ने रोते हुए कहा, ये बच्ची हमारी कुछ नहीं लगती, हम बस पैसे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। प्लीज हमें माफ कर दो, हम अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज हमें छोड़ दो। उस औरत और आदमी की बात सुनकर डीजे ने लात मारकर उन्हें खुद से दूर करते हुए कहा, गलती की सजा होती है, माफी नहीं। अगर माफ कर दिया जाए तो सामने वाला ये सोचकर हमेशा गलती करता है कि उसे तो माफी मिल जाएगी। डीजे की अदालत में ऐसा नहीं होता। बोल मेरे शेर, क्या करना चाहिए इन दोनों के साथ? अर्थ ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, उनकी जबान बहुत चलती है, उसे ही काट दीजिए। अर्थ की बात सुनकर डीजे शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगा। उसने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, वेल डन माय शेर, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। कहते हुए डीजे ने पीछे पलटकर अपने दो आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, सुना नहीं तुम लोगों ने मेरे शेर ने क्या कहा? उसकी डिमांड को पूरे करो और सिंघानिया परिवार के लोगों के सामने पूरी करो, ताकि अगली बार से सिंघानिया परिवार के लोग मेरे शेर को धमकाने के बारे में ना सोचे। राम सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, चुपचाप यहाँ से चले जाओ दिग्विजय जिंदल। डीजे ने राम सिंघानिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चला जाऊंगा, इतनी क्या जल्दी है? पहले जो काम करने के लिए आया हूँ वह करने तो दो। कहते हुए डीजे ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। दोनों ने उसे आदमी और औरत को पकड़ लिया था और एक अपने हाथ में छोटा सा खंजर लेकर उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। पूरा सिंघानिया परिवार डरी हुई नजरों से ये सब कुछ देख रहा था। अर्थ की आंखों में तो डर का नाम निशान ही नहीं था। उसने ख्वाहिश को अपने सीने से लगाया हुआ था और नफरत से उनको औरत और आदमी को घूर रहा था। आज के लिए बस इतना ही।